रिटेल एनालिटिक्स देखिए, रिटेल क्या होता है, ऑलरेडी आपने मार्केटिंग में इसको पढ़ रखा होगा सेकंड सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में। तो रिटेलर्स जो होते हैं, यानी जो खुदरा व्यापारी होते हैं, फिर फुटकर विक्रेता होते हैं, ये क्या करते हैं, ये होलसेलर से या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और फिर स्मॉलर क्वांटिटीज़ में ये कस्टमर को डायरेक्टली सेल करते हैं, कंज्यूमर को, कस्टमर को डायरेक्टली सेल करते हैं। तो जो भी आपके आसपास जो दुकानें होती हैं, जो भी ग्रॉसरीज की शॉप्स देखते हो, कपड़े की शॉप्स देखते हो, वो सब रिटेल शॉप्स ही कहलाते हैं या फिर रिटेलर कहलाते हैं। वो क्या करते हैं, आपको 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट यानी स्मॉलर क्वांटिटीज में आपको जो है प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो जब रिटेल से रिलेटेड डेटा, जो रिटेल शॉप्स है, उनसे रिलेटेड डेटा को एनालाइज किया जाता है डिफरेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उसी को रिटेल एनालिटिक्स कहते हैं। क्लियर? जैसे कि कस्टमर के परचेज हिस्ट्री को एनालाइज करना, कॉल सेंटर के लॉग्स को एनालाइज करना। क्लियर? इन सब डेटा को एनालाइज करने के बाद फिर कस्टमर की हैबिट या प्रेफरेंस को पहचानना और उसके बेसिस पे फिर डिफरेंट प्रोडक्ट की ऑफरिंग को, प्राइसिंग को, ऑफर्स को जो है सिलेक्ट करना, वही चीज़ रिटेल एनालिटिक्स कहलाता है। तो रिटेल एनालिटिक्स में क्या हो रहा है कि रिटेल से रिलेटेड डेटा को एनालाइज किया जाता है यूजिंग सॉफ्टवेयर्स और फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो रिटेल एनालिटिक्स इन्वॉल्व्स यूजिंग सॉफ्टवेयर टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम रिटेल आउटलेट्स, यानी कि जो खुदरा व्यापारी की दुकानें हैं उनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना कि उनके यहाँ पे कितना सामान बिका, कितने कस्टमर आ रहे हैं, कौन से सीजन में कम कस्टमर आते हैं, कौन से सीजन में ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, मेल कस्टमर ज़्यादा हैं, फीमेल कस्टमर्स ज़्यादा हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट परचेज किए जा रहे हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना यूजिंग सॉफ्टवेयर रिटेल एनालिटिक्स कहलाता है। क्लियर? टू प्रोवाइड रिटेलर्स विथ इंसाइट इनटू कस्टमर बिहेवियर एंड शॉपिंग ट्रेंड, कि कस्टमर का क्या बिहेवियर है और उनका शॉपिंग ट्रेंड क्या है, कब ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, कब कम शॉपिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा आते हैं, इवनिंग टाइम पे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, जिससे कि अप्रोप्रिएट जो है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग किया जा सके, प्राइसिंग को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर। तो उसी को रिटेल एनालिटिक्स कहते हैं। इट इज़ यूज टू इन्फॉर्म एंड इम्प्रूव डिसीजन अबाउट प्राइसिंग, इन्वेंट्री, मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग एंड स्टोर ऑपरेशन बाय अप्लाइंग प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम अगेंस्ट डेटा फ्रॉम बोथ इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल रिपोजिटरीज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंटरनल डेटा है रिटेल शॉप्स के अंदर से रिलेटेड डेटा, और जो भी बाहर के रिलेटेड डेटा हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके जो है डेटा को एनालाइज किया जाता है, और फिर उसके बेसिस पे क्या प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखनी चाहिए, कौन सा ऑफर देना चाहिए, किस पे डिस्काउंट देना है, किस पे कितना परसेंट डिस्काउंट देना है। क्लियर? किस टाइप की इन्वेंट्रीज को रखना है। भाई रिटेल शॉप है, आपने खुदरा व्यापारी हो, आपने बहुत सारे सामान रख रखे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ना सारे कस्टमर आपके यहाँ पे सारे सामान परचेज करके लेके जाते हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं जो कि लोग आपके यहाँ से परचेज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस टाइप के प्रोडक्ट को आपके यहाँ से परचेज किया जाए, आप सिर्फ उसी को रखो ना, बाकी चीज़ों को क्यों रख रहे हो, क्योंकि आपको बाकी चीज़ें रखोगे जो कि सेल नहीं हो रहा है, उसमें आपका पैसा फंसा रहेगा। तो इसी चीज़ को जानने के लिए कि कस्टमर का क्या बिहेवियर है, कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को परचेज करता है, कब परचेज करता है, क्या शॉपिंग ट्रेंड है, इस चीज़ को समझने के लिए रिटेल के डेटा का एनालिसिस किया जाता है और उसी को रिटेल एनालिटिक्स कहते हैं। तो अलग अलग जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, मिक्स पैनल है, टैब्लू है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है, लूकर है। तो ये सारी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके रिटेल के डेटा का एनालिसिस किया जाता है। क्लियर? तो नॉर्मली रिटेल डेटा एनालिटिक्स या फिर रिटेल एनालिटिक्स में 4 टाइप के होते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ये बताता है कि क्या हुआ है, क्या हुआ था या फिर क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, पास्ट डेटा के बेसिस पे, प्रेजेंट डेटा के बेसिस पे क्या हो रहा है। तो इट समराइज हिस्टोरिकल एंड प्रेजेंट डेटा टू अंडरस्टैंड पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस लाइक जनरेटिंग सेल्स ट्रेंड, कस्टमर फुटफॉल, सीजनल परफॉर्मेंस, कि पिछले साल कितना परफॉर्मेंस था इस सीजन में, पिछले साल कितने कस्टमर आए थे, अभी कितने कस्टमर आए हैं। क्लियर? जैसे कि अभी नवंबर मंथ चल रहा है, तो नवंबर मंथ में कितने कस्टमर आ रहे हैं और पिछले साल नवंबर मंथ में कितने कस्टमर आ रहे थे। तो ये एग्जैक्टली क्या हुआ था पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर टाइम पे, उस चीज को डिस्क्राइब करता है हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे और प्रेजेंट डेटा के बेसिस। दैट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है पैटर्न को, जो भी पैटर्न चल रहा है, जो भी ट्रेंड चल रहा है, उसको डिस्क्राइब करता है। और इस चीज के बेसिस पे जो रिटेलर्स हैं वो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग्स ले सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि नवंबर मंथ में कस्टमर का फुटफॉल कम है इस बार और पिछले साल ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑफर या फिर कुछ ना कुछ प्राइसिंग में डिस्काउंट देकर जो है फुटफॉल को इंक्रीज किया जा सकता है। क्लियर? इसी तरीके से अगला एनालिटिक्स है, दैट इज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। कहने का मतलब है कि पिछले साल नवंबर में कस्टमर का फुटफॉल ज़्यादा था, लेकिन इस साल इस नवंबर में जो है कस्टमर का फुटफॉल कम है, क्यों?
क्यों, इसके पीछे रूट कॉज क्या है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स जो है वो हेल्प करता है। आइडेंटिफाई रूट कॉज एंड रिलेशनशिप बिहाइंड ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, वाई द रिटेल सेल्स गो डाउन, वेदर ड्यू टू इट कॉम्पिटिटर्स प्रमोशन और पुअर वेदर। यानी कि पिछले साल नवंबर में सेल ज़्यादा था, इस साल नवंबर में सेल कम है। तो क्यों कम है, कॉम्पिटिटर ने इस बार ज़्यादा प्रमोशन टूल का इस्तेमाल किया है, वो ज़्यादा ऑफर्स दे रहा है, या फिर उसकी प्राइसिंग कम है, या फिर वेदर कंडीशन खराब है। क्लियर। तो क्यों क्यों जो है वो सेल्स डाउन हुआ है, उसको हेल्प करता है एनालाइज करने में डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। क्लियर। तो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करता है व्हाट हैपेंड, डायग्नोस्टिक डायग्नोस करता है कि क्यों हुआ, व्हाई डिड हैपन। वहीं पर जो तीसरा है दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स नाम से क्लियर है कि ये प्रिडिक्ट करता है कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम, जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है ये प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, या फिर फ्यूचर में कस्टमर चर्न कितना हो सकता है। सपोज करिए कि कस्टमर कितने छोड़ के जा सकते हैं, इस चीज़ को प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो है वो एनालाइज करके आपको बता देगा कि एक्सपेक्टेड है कि 10,000 कस्टमर, अगर मान लो लाखों में कस्टमर आपके पास, तो 10,000 कस्टमर छोड़ के जा सकते हैं। या फिर एंटीसिपेट करता है कि आगे सेल्स कितना हो सकता है। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस आपके प्रेजेंट डेटा और पास्ट डेटा को एनालाइज करके ये बता देगा कि आगे चल के आपका सेल बढ़ेगा या फिर सेल कम होगा, कस्टमर इंक्रीज होंगे या फिर कस्टमर घटेंगे। वहीं पर नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या करता है कि ये जो है प्रिस्क्राइब करेगा, यानी कि आपको सजेस्ट करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो रिटेलर्स को ये सजेस्ट करता है कि व्हाट शुड वी डू, जिससे कि कस्टमर जो है वो इंक्रीज हो, कस्टमर का फुटफॉल इंक्रीज हो, सेल्स इंक्रीज हो। तो जैसे कि ये ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन बताएगा कि क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि प्राइस को इंक्रीज कर दीजिए, प्राइस को डिक्रीज कर दीजिए, या फिर कौन कौन से प्रोडक्ट को रखना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को नहीं रखना चाहिए, आइडियल प्रोडक्ट असॉर्टमेंट को जो है वो आपको सजेस्ट करता है। तो ये 4 टाइप के रिटेल डेटा एनालिटिक्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो कि बताता है कि क्या हुआ था और क्या हुआ है। वहीं पर डायग्नोस्टिक एनालिसिस ये बताता है कि क्यों हुआ था, क्यों हुआ है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस ये बताता है कि आगे चल के क्या हो सकता है। और वहीं पर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ये बताता है कि क्या करना चाहिए, अलग अलग सिचुएशन में क्या करना चाहिए जिससे कि परफॉर्मेंस अच्छी हो और जो सेल्स है वो इंक्रीज हो, कस्टमर का फुटफॉल इंक्रीज हो। क्लियर। तो ये जो है 4 टाइप के रिटेल एनालिटिक्स होते हैं। अब बात कर ले इंपॉर्टेंस की कि रिटेल एनालिटिक्स करके क्या फायदा मिलेगा। रिटेल के डेटा का एनालिसिस करके जो रिटेलर्स हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। जाहिर सी बात है, पहला चीज कि स्टॉक आउट्स को रिड्यूस किया जा सकता है, और वहां पर कहां पर डिस्काउंट देना है, कहां पर डिस्काउंट नहीं देना है, इस चीज को एनालाइज किया जा सकता है। स्टॉक आउट्स को रिड्यूस करने का मतलब समझ रहे हैं कि कस्टमर क्या प्रोडक्ट चाहता है, वो प्रोडक्ट आपके यहाँ पे है ही नहीं, तो ये स्टॉक आउट का सिचुएशन हो गया। तो ऐसे में आप उस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हो। आपको पता है कि अगले महीने इस प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो आप पहले से जो है उसको वहाँ पर स्टोर करके रख लोगे। इंप्रूविंग पर्सनलाइजेशन, कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को आप जो है अपने यहाँ पर रखोगे। पर्सनलाइजेशन, कस्टमर को जिस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए उस टाइप का प्रोडक्ट आप अपने यहाँ पर रख के सेल करोगे। और ये कब पता चलेगा, जब आप कस्टमर से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करोगे ना, कि आपके यहाँ से कस्टमर किस टाइप का प्रोडक्ट परचेज करता है। आपको पता है कि मिस्टर ए हैं और मिस्टर ए जो है इस टाइप का प्रोडक्ट आपके यहाँ पे परचेज करते हो, जब डेटा को एनालिसिस करोगे आपको पता चल जाएगा। तो आप उसी टाइप का प्रोडक्ट जो है रखोगे जिससे कि मिस्टर ए को सेम प्रोडक्ट वहां पर प्रोवाइड किया जा सके। पर्सनलाइजेशन, कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना। इंप्रूविंग प्राइसिंग डिसीजन, कहने का मतलब है कि प्राइस क्या सेट करना है, कब प्राइस को डिक्रीज करना है, कब प्राइस को इंक्रीज करना है, ऑफर्स कब देने हैं, ये सारी चीजें जो है वो रिटेल एनालिटिक्स के जरिए जो है वहां पर डिसाइड किया जा सकता है। एंड इंप्रूविंग प्रोडक्ट एलोकेशन, यानी कि प्रोडक्ट को कहां पर रखना है। रिटेल शॉप होता है, कुछ प्रोडक्ट आगे रखे जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट पीछे रखे जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऊपर रखे जाते हैं शॉप्स में। तो कौन सा प्रोडक्ट कहां पर रखना है, किस तरीके से जो इसको जो है वहाँ पर अरेंज करना है शॉप्स में, ये चीज़ें भी हेल्प करती है रिटेल एनालिटिक्स के जरिए। क्लियर। कि भाई जाहिर सी बात है कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट सामने रखा है, उसका सेल नहीं हो रहा है, यानी कि वो गलत जगह प्लेस है, उसको आप पीछे रख दीजिए। और कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको कस्टमर ढूंढ ढूंढ के लाकर जो है परचेज कर रहा है, उसको सामने रखिए ना। क्योंकि जो प्रोडक्ट कस्टमर सर्च करके लाकर आपसे परचेज कर रहा है, यानी कि उस चीज़ को उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको पहले ही सामने जो है फ्रंट डेस्क पे रख दोगे, तो कस्टमर उसको पहले ही आके जो है परचेज करेगा। हो सकता है कि लार्ज क्वांटिटी में परचेज करे। आपने देखा होगा रिटेल शॉप में चॉकलेट या फिर जो खाने पीने वाली आइटम्स होते हैं, वो आपको फ्रंट में और नीचे वाले ही रैक में मिल जाएगा। क्यों, जिससे कि बच्चे हैं तो बच्चे उस चीज़ को अप्रोच कर सकें, और जब बच्चा उठा लेगा तो पेरेंट्स को परचेज करना ही पड़ेगा। तो ये जो है टेक्निक होता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करना है, किस तरीके से सेल्स को इंक्रीज करना है। क्लियर। तो रिटेल एनालिटिक्स ये जो है अलग अलग तरीके से रिटेलर्स को हेल्प करता है कि कौन से प्रोडक्ट रखने हैं, कहाँ पर उनको अरेंज करना है, प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए, ऑफर्स कब देने हैं, और पर्सनलाइजेशन किस टाइप के प्रोडक्ट को रखना है।
है। क्लियर? मार्केट बास्केट एनालिसिस ये एक तरीके का डेटा माइनिंग टेक्निक है जो कि रिटेलर्स द्वारा यूज़ किया जाता है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज सेल्स बाय बेटर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर परचेजिंग पैटर्न। यानी कि कस्टमर का परचेजिंग पैटर्न क्या है उसको समझकर जो है रिटेलर्स जो अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए जो डेटा माइनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं उसको मार्केट बास्केट एनालिसिस कहते हैं। एनालाइज परचेजेस दैट कॉमनली हैपन टूगेदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब सपोज करिए आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो आप लेने गए मिल्क, आप मिल्क परचेज करने जाते हो, लेकिन उसके साथ ही आप क्या करते हो कि ब्रेड भी परचेज करके लेके चले आते हो। तो किस प्रोडक्ट के साथ दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है उसकी सेल जो है इंक्रीज होती है, उसके एनालिसिस को कंपनी जो यहाँ पे क्या होता है कॉमनली हैपन टुगेदर, तो परचेज जो एक साथ खरीदे जाते हैं। यानी कि अगर आप दूध लेने आए तो ब्रेड भी आप परचेज करेंगे, आप नमकीन लेने आए तो चिप्स भी लेके जाएंगे। तो इस तरीके के पैटर्न को स्टडी करना ही क्या होता है मार्केट बास्केट एनालिसिस। मार्केट बास्केट एनालिसिस यानी कि एक जो बास्केट होता है उस बास्केट में क्या क्या आइटम एक साथ परचेज करके कस्टमर घर लेके जाता है उसकी एनालिसिस ही यहाँ पे की जाती है। तो आइडेंटिफाइज कस्टमर बाइंग हैबिट बाय फाइंडिंग एसोसिएशन बिटवीन द डिफरेंट आइटम दैट कस्टमर प्लेस इन देयर शॉपिंग बास्केट। यानी शॉपिंग बास्केट में वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो रखता है उसके बीच में एसोसिएशन को एनालाइज करना ही क्या कहलाता है मार्केट बास्केट एनालिसिस कहलाता है। दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन विल बी हेल्पफुल फॉर रिटेलर और मार्केटर्स टू डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बाय गेनिंग इंसाइट इनटू व्हिच आइटम आर फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर बाय कस्टमर। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप किसी रिटेल स्टोर पे जाते हैं तो कस्टमर पिक सेवरल आइटम वन बाय वन एंड पुट इन द बास्केट। आफ्टर दे आर डूइंग शॉपिंग दे चेक आउट एट द काउंटर। यानी कि जब वो सामान ले लेते हैं तो उसके बाद वो चेकआउट पे पहुंचते हैं काउंटर पे। व्हेन नंबर ऑफ सच ट्रांजेक्शन एट पॉइंट ऑफ सेल आर एनालाइज्ड ए कॉमन पैटर्न ऑफ आइटम बीइंग बॉट टुगेदर कैन बी ऑब्जर्व। तो यानी कि जब आप पॉइंट ऑफ परचेज पे पहुंचते पॉइंट ऑफ सेल पे पहुंचते हैं जहाँ पे बिलिंग होती है वहाँ पे देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको एक पैटर्न दिखेगा जहाँ पे दिखेगा कि हाँ वहाँ पे कोई ना कोई क्लियर एसोसिएशन आपको दिखेगा दो या तीन प्रोडक्ट के बीच में। यानी दूध लिया है तो ब्रेड भी लिया गया है, अगर जो है किसी ने चिप्स लिया है तो नमकीन भी लिया है, किसी ने बनाना लिया है तो कॉर्नफ्लेक्स भी लिया है। तो कुछ ना कुछ आपको जो है उसमें कोई ना कोई पैटर्न दिखेगा और उसी पैटर्न को एनालाइज करना ही मार्केट बास्केट एनालिसिस कहता है। जैसे कि पीपल हु बाई ब्रेड एंड पीनट बटर आल्सो बाई जेली, और पीपल हु बाई शैम्पू माइट आल्सो बाई कंडीशनर। यानी कि जो शैम्पू खरीद रहे हैं वो कंडीशनर भी खरीदेंगे, जो ब्रेड और पीनट खरीद रहे हैं वो जेली भी खरीद सकते हैं। तो ये खासकर कहाँ पे एप्लीकेबल होता है ये टेक्निक, ये एप्लीकेबल होता है रिटेल इंडस्ट्री में। रिटेल इंडस्ट्री में बट ऑब्वियस बात है कि जब आपको पता रहेगा कि किस प्रोडक्ट के साथ दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है जो खरीदा ही जाता है तो फिर आप क्या करोगे, आप उस प्रोडक्ट को अरेंज करके रखोगे अपने रिटेल स्टोर पे। अब जैसे पेंसिल लेने आया तो पेंसिल के साथ ये भी चांसेस ज़्यादा है कि शार्पनर और रबड़ को परचेज करे कस्टमर, तो पेंसिल के साथ आप शार्पनर और रबड़ भी रखोगे और साथ ही साथ ज्योमेट्री बॉक्स भी रखोगे क्योंकि उसके भी चांसेस होते हैं कि उसको परचेज किया जाए। तो इससे क्या होगा, आपकी सेल बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो एडवांटेज ऑफ मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या हो जाएगा कि इट हेल्प्स रिटेलर विथ इंक्रीज कस्टमर एंगेजमेंट। कस्टमर की एंगेजमेंट को बढ़ाएगा, जब आपके ज़्यादा सिमिलर प्रोडक्ट रहेंगे तो उसकी एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, सेल्स और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, कस्टमर एक्सपीरियंसेस इंप्रूव होगा, ऑप्टिमाइज मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड कैंपेन। तो आपके जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी यानी कि जो ऑफर्स आप देंगे बाई वन गेट वन फ्री या फिर समथिंग एल्स ऑफर जो डिस्काउंट होगा वो बढ़ेगा, अच्छा रहेगा, ऑप्टिमाइज रहेगा, कैंपेन भी अच्छे रहेंगे। हेल्प टू अंडरस्टैंड कस्टमर बेटर, कस्टमर की नीड को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वो किस प्रोडक्ट को कब खरीदता है, और आइडेंटिफाइज कस्टमर बिहेवियर एंड पैटर्न। कस्टमर के बिहेवियर को और पैटर्न को भी आइडेंटिफाई इजली किया जा सकता है जिसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनी सेलिंग स्ट्रेटजीज को आप डेवलप कर सकते हैं। तो मार्केट बास्केट एनालिसिस, यहाँ हम बात कर रहे हैं लिफ्ट इन मार्केट बास्केट एनालिसिस। देखिए लिफ्ट का मतलब क्या होता है, लिफ्ट का मतलब कि होता है कि आइडेंटिफाई करना उन कॉम्बिनेशंस ऑफ आइटम्स को जो दो नॉर्मली जो है एक साथ परचेज किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एनालिस्ट जो होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन को मार्केट बास्केट में जिसमें कि एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट खरीदा ही खरीदा जा रहा है। जैसे कि हैंडबैग कोई खरीद रहा है तो उसके साथ वो मेकअप का आइटम भी खरीद ही रहा है, या फिर अगर सेरल्स खरीद रहा है तो बनाना भी साथ में परचेज कर रहा है, अगर वेजिटेबल ले रहा है तो साथ में मीट परचेज कर रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना ही क्या कहलाता है, लिफ्ट कहलाता है। लिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि एक प्रोडक्ट की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की भी डिमांड हो रही है, एक प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो उसके साथ दूसरे प्रोडक्ट भी परचेज किया जा रहा है, तो वो लिफ्ट कहलाता है। लिफ्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज टू वे और थ्री वे एसोसिएशन। यानी कि लिफ्ट में टू वे मतलब कि जहाँ पे हम दो प्रोडक्ट के बीच में एसोसिएशन को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि अगर सेरल्स के साथ बनाना भी लिया जा रहा है या फिर ब्रेड के साथ चीज़ भी लिया जा रहा है तो टू प्रोडक्ट के एसोसिएशन को देखते हैं। वहीं पे थ्री वे में थ्री प्रोडक्ट्स के एसोसिएशन को देखते हैं। तो जितना ज़्यादा लिफ्ट होता है उतना ही ज़्यादा जो है एसोसिएशन होता है, एफिनिटी होता है, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा वाला प्रोडक्ट भी परचेज किया जाए।
क्लियर। तो ये हायर लिफ्ट इंडिकेट करता है। नॉर्मली 1 या 1 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे वहाँ पे एफिनिटी होती है, यानी कि एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट भी परचेज किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे 1 से कम जो है लिफ्ट होती है तो वहाँ पे फिर उस केस में जो है चांसेस कम होते हैं कि एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट भी परचेज किया जाए, यानी कि सेलर के साथ बनाना परचेज किया जाए, वहाँ पे चांसेस कम होंगे अगर एफिनिटी यानी कि लिफ्ट जो है वो 1 से कम होगी। वहीं पे 1 से ज़्यादा है तो चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर आपको लिफ्ट जो है पता चल जाता है और लिफ्ट ज़्यादा है यानी कि हायर लिफ्ट है, तो उस केस में जो है आपको बहुत तरीके से हेल्प करता है, जैसे प्लेसिंग ऑफ प्रोडक्ट नेक्स्ट टू ईच अदर सो दैट ए ग्रेटर नंबर ऑफ कस्टमर्स हु परचेज वन प्रोडक्ट आर लाइकली टू पिक अप द सेकेंड। यानी कि अगर आपको पता है कि ब्रेड और चीज़ एक साथ परचेज किए जाते हैं, उनकी लिफ्ट ज़्यादा है, तो ब्रेड के सामने ही आप चीज़ को प्लेस कर दोगे, जिससे कि जो भी ब्रेड परचेज करे तो तुरंत चीज़ भी परचेज कर लेगा। तो इससे जो है आसानी होती है, कस्टमर्स को भी, सेल्स भी इनकी होती है। दूसरा, रिटेलर कैन पैकेज और बंडल देम टुगेदर टू इंक्रीज सेल ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट विच हैज़ लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल। यानी कि दो चीज़ें हैं, अब इसमें से एक जो है सेल उसकी कम हो रही है, तो आप जो है दोनों को कंबाइन कर दो, क्योंकि आपको पता है कि इसके साथ परचेज किया जाता है, तो उन दोनों को कंबाइन कर दो, बंडल कर दो, तो उससे क्या होगा, आपका सेल इंक्रीज होगा, जिसको हम क्रॉस सेलिंग भी कहते हैं। तीसरा कि स्पेशल डील्स कैन बी ऑफर टू इनहेंस प्रोडक्ट सेल। वहाँ पे आप स्पेशल डील्स भी दे सकते हो, जिससे कि दूसरा प्रोडक्ट भी परचेज किया जा सके उसके साथ। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, एनालाइज करनी होती हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस में। तो इससे क्या होगा, चौथा ऑप्शन आपके आपको ऑप्टिमाइजिंग स्टोर लेआउट है, यानी कि आप स्टोर लेआउट जो होता है कि कहाँ प्रोडक्ट कैसे प्लेस किया जाना है, उसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं कि एक आइटम के साथ दूसरा आइटम आपको विजिबल रहे कि उसको परचेज किया तो उसको भी परचेज कर लेगा। तो ये जो है मार्केट बास्केट एनालिसिस से ही पता चलता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट है जो नॉर्मली परचेज करता है कस्टमर, और उसके कस्टमर के परचेजिंग पैटर्न को, वहाँ पे परचेजिंग हिस्ट्री को समझा जाता है कि कब कौन सा प्रोडक्ट और किसके साथ परचेज किया जा रहा है। तो लिफ्ट को यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। अब सपोज करें कि 1000 ट्रांजेक्शन जो है एक वीक में या फिर एक महीने में हुए हैं, जिसमें से 300 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसमें कि मीट परचेज किया गया है, और 400 ट्रांजेक्शन ऐसे जहाँ पे वेजिटेबल परचेज किया गया है। किसी रिटेल शॉप में 1000 ट्रांजेक्शन हमने वहाँ पे ऑब्जर्व किए, अब 1000 में से 300 ट्रांजेक्शन थे जहाँ पे मीट परचेज किया गया, और 400 ट्रांजेक्शन ऐसे थे जहाँ पे वेजिटेबल परचेज किया गया, और 200 ट्रांजेक्शन ऐसे थे जिसमें मीट और वेजिटेबल दोनों परचेज किया गया। कहने का मतलब है कि 200 बार ऐसे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं जहाँ पे मीट और वेजिटेबल दोनों की बिलिंग हुई है एक ही बिल में। तो अब जो है आपको यहाँ पे लिफ्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वेयर मीट एंड वेजिटेबल वेयर परचेज्ड, पहले आप इसको कैलकुलेट किए, तो एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वेयर मीट एंड वेजिटेबल दोनों साथ परचेज किए गए थे, दैट इज 200। अब है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, वो आपको पता है 1000, वहीं पे इनटू फ्रैक्शन ऑफ टाइम मीट वाज परचेज, यानी कि कितनी बार मीट परचेज किया गया था, तो जस्ट 400 टाइम्स। तो आपको क्या करना है, सॉरी 300 टाइम्स, तो 300 डिवाइडेड बाई 1000। दूसरा, इनटू फ्रैक्शन ऑफ टाइम वेजिटेबल्स वेयर परचेज, कितनी बार जो है वेजिटेबल परचेज किए गए थे, तो 400 टाइम्स, तो 400 डिवाइडेड बाई 1000 आपका आ जाएगा 0.40। तो अब आपको इसको सॉल्व कर लेना, और आपका पॉइंट सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1.67। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एफिनिटी क्या है, यानी कि जो लिफ्ट आया है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं कि वेजिटेबल के साथ मीट भी परचेज किया जाता है, यानी कि दोनों को एक साथ परचेज किया जा सकता है। तो अब जो है आपको अपने लेआउट को, स्टोर लेआउट को इस तरीके से प्लान करना है कि वेजिटेबल जहाँ रखा है वहीं पे आसपास मीट भी रखा हो, जिससे कि जो वेजिटेबल लेने आए तो वो मीट भी परचेज कर ले, क्योंकि दोनों के एफिनिटी, दोनों की लिफ्ट जो है वो 1 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो है आप कंप्यूट कर सकते हैं टू वे लिफ्ट। RFM एनालिसिस, RFM एनालिसिस का मतलब होता है रिसेंसी फ्रीक्वेंसी एंड मॉनेटरी एनालिसिस। तो ये एक तरीके का मार्केटिंग एनालिटिकल टूल है, जहाँ पे जो फर्म होता है वो बेस्ट क्लाइंट को जो है आइडेंटिफाई करता है उनके स्पेंडिंग हैबिट से, यानी कि कितने रिसेंट उन्होंने परचेज किया, कितने फ्रिक्वेंसली से वो परचेज करते हैं, फिर कितने मॉनेटरी अमाउंट का वो परचेज करते हैं, तो उसके बेसिस वो बेस्ट क्लाइंट को आइडेंटिफाई करते थे। ये क्या हो गया, इज ए मार्केटिंग एनालिसिस टूल यूज टू आइडेंटिफाई फर्म बेस्ट क्लाइंट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर स्पेंडिंग हैबिट। अब सपोज करिए कि एक कस्टमर है वो 10 लाख का परचेज करके जाता है एक साल में, एक कस्टमर है वो सिर्फ 5 लाख का परचेज करके जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा ज़्यादा वैल्यू है, तो 10 लाख वाला ज़्यादा वैल्यूबल है, और 5 लाख का कम, उससे कम वाला परचेज कर रहा होगा तो वो उससे कम वैल्यूबल होगा। तो ये रैंकिंग कर देते थे। इससे आप जो है अपनी जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है, जो भी ऑफर्स होंगे, वो उसके अकॉर्डिंग जो है आप गाइड कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ईच कस्टमर इज रैंक्ड इन ईच ऑफ दिस कैटेगरीज जनरली ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5। तो जब हम रैंकिंग करते हैं
हैं रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी एनालिसिस में, तो जो कस्टमर्स होते हैं उनको, सभी कस्टमर्स को हम 1 to 5 के स्केल पे रैंक करते हैं, और जिसका जितना ज़्यादा रैंक होगा उसका उतना ज़्यादा ही जो है रिजल्ट अच्छा होगा। यानी कि अगर 5 दे रहे हैं किसी को, तो यानी कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसकी मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा होगी। द हायर द कस्टमर रैंकिंग द मोर लाइकली इट इज़ दैट दे विल डू बिजनेस अगेन विद द फर्म। तो जिसकी रैंकिंग ज़्यादा होगी उस वो जो है उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो आपके साथ बिजनेस आगे करता रहेगा फर्म के साथ। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है कि सभी को तीनों सेल में रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनिटरी तीनों के बेसिस पे 1 to 5 तक रैंक कर जाती है, फिर उसका एवरेज निकाल के उन कस्टमर्स की सभी की रैंकिंग कर दी जाती है। तो आपका आरएफएम एनालिसिस आ जाता है, जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा क्लाइंट बेस्ट है। तो इसको जो है मार्केटिंग एवरेज में जैसे होता है ना कि मार्केटिंग ट्रूथ है एक तरीके का, कि 80% ऑफ बिजनेस कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द कस्टमर। तो ये उसको सपोर्ट करता है आरएफएम एनालिसिस। तो इसीलिए आरएफएम एनालिसिस किया जाता है कि ताकि आप वो जो टॉप 20% कस्टमर्स हैं, जो बेस्ट 20% कस्टमर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए जो है आप मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग एक्टिविटीज़, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ तैयार कर सके। इसीलिए जो है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि 20% अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए तो आपका 80% बिजनेस चलता रहेगा। तो इसलिए आरएफएम एनालिसिस किया जाता है। अब आरएफएम एनालिसिस में हम जब इवेलुएट करते हैं क्लाइंट्स को, तो 3 बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है? रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू। तो रिसेंसी मतलब कि हाउ रिसेंटली अ कस्टमर हैज़ मेड अ परचेज, यानी कि कितनी जल्दी उसने अभी हाल ही में जो है परचेज किया है, तो उसको रिसेंसी कहते हैं। जल्दी मतलब कि कितनी जल्दी वो परचेज किया गया है। फ्रीक्वेंसी, इससे क्या होगा, रिसेंसी में उसको याद रहेगा। फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन ए कस्टमर मेक अ परचेज, यानी कि कितनी जल्दी जल्दी। रिसेंसी मतलब आपने कल परचेज किया था कि परसों परचेज किया था। फ्रीक्वेंसी मतलब आपने कल भी परचेज किया, आपने आज भी परचेज किया, आप परसों भी परचेज किया, फिर आप हर हफ्ते परचेज करते हो, दैट इज फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन ए कस्टमर मेक परचेज। वहीं पर थर्ड इज मॉनेटरी वैल्यू, यानी हाउ मच मनी ए कस्टमर स्पेंड ऑन ए परचेज, यानी जब भी आप परचेज करने आते हो या फिर अभी हाल ही में आपने परचेज किया था, तो कितने रुपए का परचेज किया था, कितना मॉनेटरी वैल्यू का आपने जो है परचेज किया, खर्च किया, तो दैट इज मॉनेटरी वैल्यू। तो इन्हीं 3 के बेसिस पे हम जो है रैंकिंग करते हैं 1 to 5 के स्केल पे। उसके बाद जो है उनकी शॉर्टिंग करते हैं, रैंकिंग करते हैं। क्लियर? अब बात कर लें कि ये हेल्पफुल क्यों है, यानी कि क्या फ़ायदा होगा आरएफएम एनालिसिस का। बट ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है पहली बात तो बेस्ट कस्टमर्स जो होंगे आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग जब आप अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करोगे तो आपका जो है बिजनेस बढ़ेगा। यानी 20% पे फोकस करोगे तो 80% बिजनेस आपका आ जाएगा। तो हेल्प फर्म्स रीजनेबली प्रिडिक्ट विच कस्टमर्स आर लाइकली टू परचेज देयर प्रोडक्ट अगेन, यानी कि इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से कस्टमर्स हैं जो आपका प्रोडक्ट जो है खरीद सकते हैं, आगे आपके साथ बिजनेस करेंगे। हाउ मच रेवेन्यू कम्स फ्रॉम न्यू यानी कि वर्सेस रिपीट क्लाइंट्स, यानी कि एक नए कस्टमर से हमारे पास कितना रेवेन्यू आ रहा है, प्लस जो हमारे पास रिपीट कस्टमर्स हैं उनसे हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, इसके लिए आप जो इवैल्यूएट कर सकते हो। और तीसरा, हाउ टू टर्न ओकेजनल बायर इनटू हैबिचुअल बायर्स, यानी कि जो ओकेजनल बायर है, कभी कभार आते हैं, उनको हम हैबिचुअल बायर कैसे बना लें अपना। तो उसके लिए ऑफर्स प्लान करना, उसके लिए मार्केटिंग प्लान करना, उसके लिए जो उनसे कम्युनिकेशन करना, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे फोकस करना, तो वो सारी चीज़ों का आप प्लान कर सकते हैं। और ये प्लान कब कर सकेंगे, जब आपको पता होगा ना कि कौन ओकेजनल है, कौन हैबिचुअल है, कौन न्यू कस्टमर है, कौन रेगुलर कस्टमर है। क्लियर? कौन और रिसेंटली परचेज किया है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, कौन ज़्यादा खर्च करके जाता है, कौन कम स्पेंड करके जाता है। तो ये तब पता चलेगा जब आप आरएफएम एनालिसिस करते हैं। तो आरएफएम एनालिसिस के बेसिस पे जो है ना, आप कस्टमर को कई टाइप के सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सेगमेंट यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे वेल्स। वेल्स मतलब कि बड़ी मछली, यानी कि ये इंपॉर्टेंट कस्टमर्स होंगे, आपके बेस्ट क्लाइंट होंगे। द बिगेस्ट कस्टमर विथ हाई 555, यानी रिसेंसी 5 है, आपका जो है फ्रीक्वेंसी 5 है और मॉनिटरी वैल्यू भी 5 है। तो इन ऑल 3 फैक्टर्स दैट शुड बी टारगेटेड विद स्पेशल प्रमोशन टू कीप देम एक्टिव, यानी वेल्स ये बड़ी मछली है, इनसे ज़्यादा पैसा आएगा, तो आपको जो है स्पेशल प्रमोशन स्कीम जो है इनके लिए निकालते रहना चाहिए। तो दैट इज़ वेल टाइप कस्टमर। वहीं पे न्यू कस्टमर्स होते हैं। न्यू कस्टमर, कस्टमर विथ हाई रिसेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या है, रिसेंसी उनकी 5 है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, लो होती है। आर न्यू कस्टमर, तो ये क्या है, और एक्स यानी कि उनका मॉनिटर वैल्यू कुछ नहीं है खास। तो यहाँ पे क्या है, वो न्यू कस्टमर्स होते हैं और उन पे जो है आपको टारगेट करना चाहिए, उनको फॉलो अप करना चाहिए, जिससे कि उनको रिपीट कस्टमर में आप कन्वर्ट कर सकें। और वहीं पे नेक्स्ट है लैप्स्ड कस्टमर। तो आप जो है आरएफएम एनालिसिस के बेसिस पे कस्टमर को लैप्स्ड कस्टमर के कैटेगरी में भी रख सकते हैं। कस्टमर विथ लो रिसेंसी बट हाई वैल्यू, यानी कि ये जो है रिसेंसी, यानी कि बहुत जल्दी तो परचेज नहीं करके गए थे, लेकिन जब भी परचेज किया उन्होंने तो हाई वैल्यू में परचेज किया था, उसके बाद दोबारा परचेज नहीं किया। तो यानी कि यहाँ पे उनको फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए वैल्यूबल कस्टमर हो सकते हैं, क्योंकि
अगर आपने दोबारा से उनको रीएक्टिवेट कर लिया, दोबारा से उनसे परचेज करवा लिया, तो आपकी प्रॉफिट, आपका बेनिफिट अच्छा खासा होगा, क्योंकि उनकी मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा स्पेंड करके गए थे। रिसेंसी लो थी लेकिन वो फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो फ्रीक्वेंसी को आपको लेके बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको प्रमोशनल स्कीम या फिर कम्युनिकेशन करना होगा उनसे। तो आपको क्लियर होगा आरएफएम एनालिसिस क्या होता है। रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू पे जब हम कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडवर्टाइजिंग रन करती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, टेलीविज़न हो, रेडियो हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऐड रन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिससे कि कस्टमर ऐड को देखें, इन्फ्लुएंस हो और ऐड को क्लिक करें, लिंक को क्लिक करें और प्रोडक्ट को परचेज करें। क्लियर, मेन मोटिव यही होता है एडवर्टाइजिंग का। तो जब कोई भी कंपनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ऐड को रन करती है तो उस ऐड को रन करने के लिए कंपनी को पैसे भी पे करने पड़ते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म को। क्लियर, और उस ऐड को रन करने से कंपनी को रिटर्न भी मिलता है। तो ऐड कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे रन किया गया, कितने कस्टमर ने देखा, कितने कस्टमर ने क्लिक किया, कितने कस्टमर ने एक्चुअली में प्रोडक्ट को परचेज किया, यानी ऐड पे कितना पैसा खर्च हुआ, ऐड से ऐड को रन करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन करने से कितना रिटर्न आया, ये सारी डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, जिससे कि फ्यूचर में ऐड पे कितना पैसा लगाया जाए, कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड को रन किया जाए, इस चीज़ को ऑप्टिमाइज करना एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स कहलाता है। एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, मेजरिंग एंड एनालाइजिंग एडवर्टाइजिंग डेटा टू इवैल्यूएट कैंपेन परफॉर्मेंस, की कैंपेन, जो एड कैंपेन रन किया गया डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, कस्टमर का बिहेवियर कैसा था, और इस डेटा के बेसिस पे जो फ्यूचर एड स्पेंड है उसको ऑप्टिमाइज किया जाए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा ऐड दिखाने, कौन से प्लेटफॉर्म पे कम ऐड दिखाने हैं, और रिटर्न को, जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ऐड पे, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकें। क्लियर, तो एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स कहने का मतलब है कि जो भी कंपनीज द्वारा ऐड रन किए जा रहे हैं उसका अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्या परफॉर्मेंस है, कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा कस्टमर देख रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से ज़्यादा कस्टमर जो है रेवेन्यू जनरेट करवा रहे हैं, इस चीज़ को एनालाइज करना ही एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स कहलाता है। तो इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग मैट्रिक्स लाइक क्लिक थ्रू रेट, यानी कि कितने लोगों ने ऐड को देखने के बाद क्लिक किया है, कन्वर्जन रेट, कितने लोगों ने एक्चुअली में प्रोडक्ट को परचेज किया है, एंड रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि कितना जो है ऐड पे, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया गया और उससे कितना रिटर्न आया है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड डेटा को यहाँ पर ट्रैक किया जाता है एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स में। क्लियर, बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जो खाली ऐड देखेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, उनमें से कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो ऐड देखने के बाद क्लिक भी करेंगे, और उनमें से भी कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट को एक्चुअली में परचेज भी करेंगे। क्लियर, तो ये सारे डेटा जो है यहाँ पर एनालाइज किए जाते हैं और इसी के बेसिस पे फिर कस्टमर के, ऑडियंस के बिहेवियर को समझा जाता है, कौन से प्लेटफॉर्म से ज़्यादा क्लिक रेट आ रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म से ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं कस्टमर, इस चीज़ को देखा जाता है और फिर अकॉर्डिंगली जो है बजट को एलोकेट किया जाता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना ऐड दिखाना है। क्लियर, तो एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गूगल ऐड हो गया, फेसबुक ऐड मैनेजर हो गया, ये तो प्लेटफॉर्म पे ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गूगल, जैसे यूट्यूब पे है तो गूगल ऐड का इस्तेमाल किया जाता है, फेसबुक पे ऐड आ रहा है तो फेसबुक ऐड मैनेजर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म भी है, जैसे कि एडोब एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स है, इनका भी इस्तेमाल करके जो है एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स वहां पर किया जाता है। तो अगर हम ओवरऑल समझे तो एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स कहने का मतलब है कि जो भी कंपनीज ऐड शो कर रही है उस ऐड का क्या परफॉर्मेंस है, ऐड को कितने लोग देख रहे हैं, ऐड को कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, और उस ऐड को क्लिक करने के बाद कितने लोग प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, इससे रिलेटेड डेटा को एनालाइज किया जाता है, जिससे कि ऑडियंस के बिहेवियर को समझा जा सके, कौन से प्लेटफॉर्म पे जो है ऐड ज़्यादा देखा जा रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड कम देखा जा रहा है। तो इससे ये प्लान किया जा सकता है कि आगे चल के कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखाना है, और जिस पे कम व्यूज़ आ रहे हैं या फिर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे हम ऐड ना दिखाएं। इससे क्या होगा कि इससे जो फालतू के खर्चे हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो बचेंगे। क्लियर, तो बजट को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बजट किस चीज़ से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, कि कितना एडवर्टाइजिंग पे खर्च करना है, ये डिपेंड करेगा एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स के ऊपर। क्लियर, कि एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स से क्या डेटा आता है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि कितना जो है कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना बजट का एडवर्टाइजमेंट वहां पर शो करना है। क्लियर, तो कुछ की मैट्रिसेस हैं जिसका इस्तेमाल होता है एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स में, जैसे कि क्लिक थ्रू रेट, जो कि हमने अभी बात किया, CTR, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु क्लिक एन ऐड आफ्टर सीइंग इट। सपोज कि 100 में से 20 लोगों ने जो है 100 लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा और 100 में से खाली 20 लोगों ने जो है उस ऐड पे क्लिक किया, यानी कि जो भी लिंक होगा ऐड पे उस पर क्लिक किया, तो यानी कि 20% ही CTR हुआ। क्लियर, इसी तरीके से कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन रेट कहने का मतलब क्या है कि 100 लोगों ने क्लिक तो किया लेकिन उनमें से खाली 20 लोगों ने ही प्रोडक्ट को
एक्चुअली परचेज किया, तो कन्वर्जन रेट भी 20% हुआ। द परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु टेक अ डिजायर्ड एक्शन लाइक मेकिंग अ परचेज आफ्टर क्लिकिंग एन एड। वहीं पर तीसरा मैट्रिक्स है जो है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ROAS भी कहते हैं या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। द रेवेन्यू जनरेटेड फॉर एवरी डॉलर और रुपीज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग, यानी कि जितना भी पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च किया गया है उस पर कितना रिटर्न आया है, दैट इज रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसी तरीके से कॉस्ट पर एक्विजिशन, यानी कि एवरेज कॉस्ट कितना आया है नए कस्टमर को एक्वायर करने में थ्रू एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के जरिए नए कस्टमर को एक्वायर करने का कितना कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, इसको भी जो है यहाँ पर इससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। एंड इंप्रेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स एन एड इज शोन, कितनी बार जो है ऐड को शो किया गया और फिर कितनी बार ऐड को शो करने के बाद कस्टमर ने जो है उसको ऐड पे क्लिक किया है, फिर कन्वर्ट हुआ है, ये सारे डेटा जो है यहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं। क्लियर? तो एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स, तो इसके बेनिफिट क्या है, एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स करने के बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला इंप्रूव्ड ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव किया जा सकता है। यहाँ पर हम वेस्टफुल एड स्पेंडिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं। हमें जब पता है कि पर्टिकुलर किसी न्यूज़पेपर में या फिर रेडियो पे एडवर्टीजमेंट देने से हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, क्लियर, सेल्स नहीं हो रहा है, तो हम वहाँ पर ऐड नहीं देंगे, यानी कि कंपनी का ऐड का खर्चा बच गया। क्लियर? तो ये कैसे होता है? बाय आइडेंटिफाइंग एंड फोकसिंग ऑन हाई परफॉर्मिंग कैंपेन एंड चैनल्स। तो कौन से चैनल पे ज़्यादा परफॉर्मेंस आ रही है उस पर आप ऐड दिखाइए, और कौन से चैनल पे परफॉर्मेंस कम है, कौन से चैनल से व्यूज़ बिल्कुल कम आ रहे हैं, फिर कन्वर्जन नहीं है, तो उस पर आप ऐड मत दिखाइए। तो वेस्टफुल एड स्पेंडिंग वहाँ पर कम हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स के जरिए जो है बेटर टारगेटिंग की जा सकती है। जब आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे लोग ज़्यादा देख रहे हैं, किस टाइप के ऐड को ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि कस्टमर को आसानी से ऑडियंस को सेगमेंट करके पर्सनलाइज जो है मैसेज वहाँ पर उनको भेज सकते हो, जिससे कि उनको कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है? रियल टाइम एडजस्टमेंट, यानी कि जो भी आप ऐड कैंपेन रन कर रहे हो उसमें आप प्रेजेंट टाइम में, रियल टाइम में जो है एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो कि कैंपेन की रियल टाइम परफॉर्मेंस क्या है, और फिर वहाँ पर क्विकली जो है चेंजेस जो भी आपको करना है वो चेंजेस आप कर सकते हो। ये बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स। जैसे कि आपने ऐड कैंपेन रन कर दिया, आप जो है प्रेजेंटली परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हो कि यूट्यूब पे ज़्यादा ऐड आ रहा है, ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, और वहीं पर जो है दूसरा प्लेटफॉर्म है उस पर कम लोग कन्वर्ट हो रहे थे, यानी कि यूट्यूब पे आप और ज़्यादा ऐड दिखाओगे, बाकी प्लेटफॉर्म पे रिड्यूस कर दोगे। रियल टाइम एडजस्टमेंट वहाँ पर होता है। वहीं पर इन्हेंस्ड कस्टमर जर्नी अंडरस्टैंडिंग, यानी यहाँ पर क्या हो गया कि एक हॉलिस्टिक व्यू मिलता है कस्टमर जर्नी का अक्रॉस मल्टीपल टच पॉइंट, जैसे यूट्यूब है, रेडियो है, टीवी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो कस्टमर कौन कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, कस्टमर कहाँ कहाँ पे ऐड देखता है, कहाँ कहाँ से वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, ये सारा कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। और इसके बेसिस पे फिर कंपनीज जो है वो डिसाइड कर पाती हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन से टाइप के मैसेज को उनको शो करना है, एडवर्टाइज करना है। क्लियर? तो ये जो है कुछ बेनिफिट है एडवर्टाइजिंग एनालिटिक्स के। मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, सपोज कि कोई पर्सन है और उसको जो है फीवर हो गया है, तो अब वो क्या करेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा और मेडिसिन लेगा। अब ये चीज़ जानने के लिए कि क्या वो मेडिसिन इफेक्टिव है कि नहीं, क्या उस मेडिसिन को खाने के बाद उस पर्सन का फीवर उतर गया कि नहीं उतरा, सही हुआ कि नहीं सही हुआ, इस चीज़ को जानने के लिए क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। या तो दोबारा से थर्मामीटर लेके उसके फीवर को नापा जाएगा, या फिर उस पर्सन से ही पूछा जाएगा कि अब आपको कैसा लग रहा है। क्लियर? तो पूछा जाएगा, यानी कि उस दवाई की इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है टेस्ट करके, चाहे वो थर्मामीटर का यूज़ करके या फिर चाहे उस कस्टमर से फीडबैक लेके, उस पेशेंट से फीडबैक लेके। क्लियर? तो इसी तरीके से जो कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो एडवर्टीजमेंट शो करती हैं, एडवर्टीजमेंट दिखाती हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, रेडियो पे, टेलीविजन पे, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स आते हैं इंटरनेट पे। ठीक है? तो इस एडवर्टीजमेंट को दिखाने का क्या कुछ इफेक्ट हो रहा है, यानी कि एडवर्टीजमेंट कितना इफेक्टिव है, क्या एडवर्टीजमेंट जो कम्युनिकेट करना चाहता था कस्टमर को वो कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या एडवर्टीजमेंट कस्टमर को याद रहता है, क्या एडवर्टीजमेंट देखने के बाद कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई है। ये सब जानने के लिए हमें इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट को मेजर करना होता है। टू नो हाउ द एडवर्टीजमेंट इज परफॉर्मिंग, इज इट रीचिंग द टारगेट, यानी कि जिस टारगेट के लिए हमने एडवर्टीजमेंट दिखाया था क्या उन टारगेट तक हमारा एडवर्टीजमेंट पहुंच रहा है। इज द गोल ऑफ एडवर्टाइजिंग अचीव, यानी कि जिस पर्पज से हमने एडवर्टाइजिंग दिखाया फिर बनाया, क्या वो गोल अचीव हुआ। रीचिंग द राइट ऑडियंस, क्या सही ऑडियंस तक हमारा एडवर्टीजमेंट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इज द एड मेमोरेबल, जो एड हम दिखा रहे हैं क्या वो लोगों को याद भी रहता है कि खाली देखते और भूल जाते हैं। इज इट मूविंग कंज्यूमर्स टू टेक द डिजायर्ड एक्शन, अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एडवर्टीजमेंट इसलिए दिखाती हैं जिससे कि उनका सेल्स इंक्रीज हो। तो क्या
ऐड देखने के बाद सेल्स इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि जो डिजायर्ड एक्शन था वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट को मेजर करते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट इज मेजर्ड टू डिटरमाइन इफ द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड और नॉट, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट दिखाने का ऑब्जेक्टिव था, जो पर्पस था एडवर्टीजमेंट का, क्या वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ को मेजर करने के लिए ही, इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट को मेजर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग, यहाँ पर इन्होंने दो मेथड दिए हैं जिसके जरिए आप जो है इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट को मेजर कर सकते हैं। देयर आर टू मोस्ट पॉपुलर एरियाज व्हिच नीड टू बी मेजर्ड फॉर नोइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि अगर आप इन दो चीज़ों को मेजर कर लेंगे तो आप एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस को आसानी से अंदाजा लगा लेंगे या फिर मेजर कर लेंगे कि इफेक्टिव था कि नहीं था एडवर्टीजमेंट। वैसे कोई भी परफेक्ट यहाँ पर कोई टूल्स या टेक्निक नहीं है जिसके जरिए आप इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकें, लेकिन इन दो टेक्निक के जरिए आप जो है कुछ हद तक आप जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव था या नहीं था। वो कौन कौन से हैं, तो वो दो टेक्निक क्या हैं, कम्युनिकेशन इफेक्ट एंड सेल्स इफेक्ट। अगर ये दो इफेक्ट आप मेजर कर लेते हैं तो आप जो है इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट को मेजर कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन इफेक्ट में 3 टाइप के रिसर्च किए जाते हैं, डायरेक्ट रेटिंग मेथड, पोर्टफोलियो टेस्ट और लेबोरेटरी टेस्ट। देखिए डायरेक्ट रेटिंग मेथड सिंपल सा है कि कस्टमर्स आर डायरेक्टली आस्क्ड टू रेट द एडवर्टीजमेंट एंड देन दीज रेटिंग आर कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कस्टमर जिसके लिए हमने एडवर्टीजमेंट बताया था उन कस्टमर के पास हम जाते हैं और उनसे सीधे जो है हम उनको पूछते हैं कि वो रेट करें एडवर्टीजमेंट को कि इफेक्टिव था कि नहीं था, उनको याद हो गया कि नहीं याद हो गया, क्या उसके बाद वो खरीदने गए कि नहीं गए। तो डिफरेंट जो क्वेश्चनर रेडी करके जो है उनसे पूछा जाता है और उसके बेसिस पे फिर जो है यहाँ पर इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है। पोर्टफोलियो टेस्ट, पोर्टफोलियो टेस्ट में क्या होता है कि द कस्टमर सी द एडवर्टीजमेंट एंड लिसन केयरफुली टू द एड्स एंड ऑल द कंटेंट ऑफ एड्स एंड देन दे आर आस्क्ड टू रिकॉल द एड एंड द कंटेंट। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर को एडवर्टीजमेंट दिखा दिया जाता है, उसको सुना दिया जाता है, उसके बाद कस्टमर से पूछा जाता है, चेक किया जाता है कि उसको कितनी चीज़ें एडवर्टीजमेंट की याद हैं, ठीक है, क्या वो रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो टेस्ट। वहीं पे तीसरा है लेबोरेटरी टेस्ट, जैसा कि साइंस में होता है या फिर मेडिकल में होता है। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या होता है कि कुछ टूल्स होते हैं जिसका कस्टमर के ऊपर यूज़ किया जाता है उनके हार्ट रेट को, उनके ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जब वो एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। यानी कि यहाँ पर साइकोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो चेक किया जाता है कि कस्टमर एड को देखने के बाद उसके हार्ट बीट में, उसके ब्लड प्रेशर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये लेबोरेटरी टेस्ट होता है। तो यानी कि अगर एडवर्टीजमेंट कुछ चेंज ला रहा है तो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, वो सब चेंज होगा, कहीं ना कहीं इंक्रीज या डिक्रीज होगा, लेकिन एडवर्टीजमेंट कोई इफेक्टिव ही नहीं है, इफेक्ट ही नहीं हो रहा कस्टमर के ऊपर, यानी कि सारी चीज़ें क्या होंगी, नॉर्मल रेट से चल रही होंगी। तो ये कहते हैं कम्युनिकेशन इफेक्ट। क्लियर। वहीं पे दूसरा क्या है, सेल्स इफेक्ट रिसर्च होता है। सेल्स इफेक्ट में क्या होता है, ये सिंपल सा है कि क्या कंपनी की सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, यानी कि एडवर्टीजमेंट दिखाने के बाद से कंपनी की सेल बढ़ी या फिर उतनी ही रही जितनी की थी या फिर उससे कम हो गई। तो इसके बेसिस पे भी जो है आप एडवर्टीजमेंट के इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकते हैं। क्लियर। कंपनी की सेल इंक्रीज हुई यानी कि एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट हो रहा है। तो वैसे हालांकि ये जो सेल्स इफेक्ट रिसर्च है ये बहुत ही कम इसको यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी का सेल इंक्रीज होता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या है उस पर भी डिपेंड करता है सेल्स, कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, और समटाइम कॉम्पिटिटर आपके कैसे हैं, कौन है, इस पर भी जो है आपकी सेल्स डिपेंड करती है। कॉम्पिटिटर ज़्यादा अच्छा है आपकी सेल डाउन हो जाएगी, चाहे आप जितना भी अच्छा एडवर्टीजमेंट दिखाएं। तो कहीं ना कहीं जो सेल्स इफेक्ट है ये जो है अच्छा टेक्निक नहीं माना जाता है एडवर्टीजमेंट का। सो दिस मेथड इज अ लिटिल डिफिकल्ट देन दी कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इफेक्ट जो है उसको आप मेजर करके एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस को आप सही तरीके से मेजर कर पाएंगे, लेकिन सेल्स इफेक्ट जो है एक अच्छा टेक्निक नहीं माना जाता है। अब ये जो टेस्ट होते हैं ये चेक करने के लिए कि एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव था या नहीं था, ये जो है आप दो टाइम पे जो है चेक कर सकते हैं। एक तो जब आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हों और दूसरा जब आपका एडवर्टीजमेंट दिखा चुके हैं उसके बाद। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट यानी कि एडवर्टीजमेंट को दिखाने से पहले यानी एडवर्टीजमेंट बनाते वक्त, और पोस्ट टेस्ट यानी कि जब एडवर्टीजमेंट को आप दिखा लेते हो, चला लेते हो, एडवर्टीजमेंट कैंपेन को पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या इफेक्टिवनेस रहा उसको आप कहते हैं पोस्ट टेस्ट। तो प्री टेस्ट में क्या हो जाएगा, फ्रॉम द स्टेज ऑफ आइडिएशन टू द स्टेज ऑफ कंपनी कॉपी एंड मैसेज डेवलपमेंट। तो कॉपी एंड मैसेज डेवलपमेंट, तो फ्रॉम द स्टेज ऑफ आइडिएशन यानी कि आइडिया जनरेशन से लेके कॉपी और मैसेज को डेवलप करने तक जो आप टेस्टिंग करते हो उसको कहते हैं प्री टेस्ट। फोकस ग्रुप डिस्कशन, इन डेप्थ इंटरव्यूज, कंज्यूमर जूरी टेस्ट,
इंटेंडेड टू बाई टेस्ट, ये सब क्या है, प्री टेस्ट है, यानी कि इंटेंडेड टू बाई टेस्ट, यानी कि कस्टमर से आप पहले जाके पूछते हो कि क्या आप इसको खरीदना चाहोगे या नहीं खरीदना चाहोगे। कंज्यूमर ज्यूरी टेस्ट, यहाँ पे कंज्यूमर्स, बहुत सारे कंज्यूमर्स को ले लिया जाता है, उनको एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है, उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि क्या इफेक्टिवनेस है या नहीं है। फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, यानी कि आप स्पेशली कुछ ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको अपना मैसेज हो या फिर एडवर्टीजमेंट का जो भी मैसेज है, कॉपी होता है, उसको दिखाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या ये इफेक्टिव है या नहीं है। इन डेप्थ इंटरव्यू ले सकते हैं आप जो है। तो ये क्या है, प्री टेस्ट, यानी कि एडवर्टीजमेंट को दिखाने से पहले आप जो टेस्ट लेते हैं कि क्या ये इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। फिर होता है पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट में क्या होता है कि आप मैसेज को दिखा देते हो, अब एडवर्टीजमेंट को मीडिया पे डिफरेंट चैनल के थ्रू आपने दिखा दिया, अब उसके बाद आप टेस्ट करते हो आफ्टर मैसेज इज सोन थ्रू मीडिया। तो अनएडेड एंड एडेड रिकॉल टेस्ट। रिकॉल टेस्ट यानी कि आपने मैसेज दिखा दिया है न्यू डिफरेंट मीडिया के थ्रू, अब जो आप जो है टेस्ट करते हो, तो आप कंज्यूमर के पास गए, आपने उससे पूछा कि क्या आपको ये पता है, तो क्या रिकॉल कर पाता है कि नहीं कर पाता आपके एडवर्टीजमेंट को। दैट इज अनएडेड एंड एडेड रिकॉल टेस्ट। अनएडेड यानी कि यहाँ पे आप क्लू नहीं देते हो, आप उसको बिना कोई क्लू दे ही पूछते हो कि आप वो रिकॉल कर पाता है कि नहीं कर पाता। एडेड में क्या होता है कि आप उसको कोई क्लू देते हो, उसके बाद वो अगर रिकॉल कर लेता है तो एडेड रिकॉल टेस्ट हो गया। अनएडेड में बिना किसी क्लू के रिकॉल करे तो अनएडेड रिकॉल टेस्ट हो गया। रिकॉग्निशन टेस्ट, यानी कि क्या वो आपके एडवर्टीजमेंट को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। हिस्टोरिकल सेल्स, यानी कि सेल्स के बेसिस पे भी आप डिसाइड करते हो कि पहले कितना सेल्स था और अब एडवर्टीजमेंट दिखाने के बाद आपका सेल्स कितना हुआ, सेल्स बढ़ा है या घटा है, उसके बेसिस पे भी आप जो है इफेक्टिवनेस को टेस्ट कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट की। तो ये प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट यानी कि एडवर्टीजमेंट दिखाने से पहले आप जो टेस्टिंग करते हो उसकी इफेक्टिवनेस के लिए। पोस्ट टेस्ट यानी कि एडवर्टीजमेंट दिखाने के बाद आप जो टेस्ट करते हो कि रिकॉल कर पा रहा है, रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, आपका सेल्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो इसके बेसिस पे भी आप टेस्ट कर सकते हो कि एडवर्टीजमेंट कितना इफेक्टिव था कितना इफेक्टिव नहीं था। अब अगर सपोज करिए कि रिकॉल कर ले रहे हैं, जितने भी आपने कंज्यूमर से टेस्ट किया वो सभी के सभी आपके मैसेज को रिकॉल कर रहे हैं या फिर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या फिर आपकी सेल्स बढ़ गई है, तो आपकी एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस क्या थी, अच्छी थी, इफेक्टिव मैसेज था, इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट था। अगर वहीं पर रिकॉल भी नहीं कर पा रहे, रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहे कस्टमर, या फिर हिस्टोरिकल सेल्स अगर देखें तो पहले की सेल्स ज़्यादा थी और अभी सेल्स कम है या फिर कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो इस हिसाब से आपका इफेक्टिव जो एडवर्टीजमेंट का इफेक्टिवनेस था वो कम था। तो ये इफेक्टिवनेस को मेजर करने का टेक्निक है। इसके अलावा कुछ की मैट्रिसेस हैं जिसका इस्तेमाल करके एडवर्टाइजिंग के इफेक्टिवनेस को मेज़र किया जा सकता है कि एडवर्टाइजिंग कितना इफेक्टिव था कितना नहीं। तो फाइनेंशियल की मैट्रिसेस की बात करें तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि ROAS, यानी कि कितना जो है ऐड पे स्पेंड किया गया और उससे कितना रिटर्न आया, इसको अगर मेज़र कर लें तो जाहिर सी बात है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव था कि नहीं था। यानी कि आपने सपोज करें कि 100 रुपये खर्च किए ऐड पे और आपको रिटर्न आया 120 130, तो इसका मतलब कि आपका ऐड इफेक्टिव था। लेकिन 100 रुपये खर्च किए और रिटर्न आ रहा है खाली 20-30, तो इसका मतलब कि ऐड जो है वो इफेक्टिव नहीं था। तो मेजर्स दी रेवेन्यू जनरेटेड फॉर एवरी डॉलर और रुपीज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग। वहीं पे दूसरा मेजर है दैट इज कॉस्ट पर लीड, यानी कि एवरेज कॉस्ट जो है वो एक सिंगल लीड को जनरेट करने के लिए कितनी आ रही है। अगर कम है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर ज़्यादा है तो परफॉर्मेंस पुअर इफेक्टिव है। कॉस्ट पर एक्विजिशन, एक कस्टमर को एक्वायर करने की क्या कॉस्ट आ रही है, जो पेइंग कस्टमर है, यानी कि जो ऐसा पर्सन जो कि आपके प्रोडक्ट को परचेज कर ले रहा है एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद, उसको एक्वायर करने की क्या कॉस्ट आ रही है। अगर कम है, एवरेज कॉस्ट कम है तो अच्छा है परफॉर्मेंस, अगर ज़्यादा है तो फिर परफॉर्मेंस पुअर है। वहीं पर इंगेजमेंट और बिहेवियर के बेसिस पे भी एडवर्टाइजिंग के इफेक्टिवनेस को मेजर किया जा सकता है। जैसे कन्वर्जन रेट, यानी कि कितने लोगों ने ऐड देखा और उसमें से कितने लोगों ने एक्चुअली में प्रोडक्ट को परचेज किया। क्लियर, ऐड को देखने के बाद लिंक पर क्लिक करके प्रोडक्ट को परचेज किया तो इसको कन्वर्जन रेट कहते हैं। तो अगर 100 लोगों ने देखा और ये जो है 100 के 100 ने जो है प्रोडक्ट को परचेज के लिए, तब तो बहुत ही 100% इफेक्टिव है। लेकिन वहीं पर 50% भी लोगों ने अगर ऐड को देखने के बाद प्रोडक्ट को परचेज किया तब भी परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन अगर 50 से भी कम है तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वो विलो जा रही है। इसी तरीके से साइट ट्रैफिक, एडवर्टीजमेंट को देखकर वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं एडवर्टीजमेंट से पहले, यानी कि सपोज करिए कि ऐड आपने दिखाया उससे पहले, ऐड को दिखाने से पहले साइट पे 100 लोग आते थे, वेबसाइट पे नॉर्मली पर डे 100 लोग आते थे, लेकिन ऐड दिखाने के बाद वेबसाइट पे 200 लोग 300 लोग आने लग गए पर डे, यानी कि वेबसाइट की ट्रैफिक पे ऐड का इफेक्ट पड़ा है। ऐड दिखाने के बाद वेबसाइट पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, वेबसाइट पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, पेजेस को ज़्यादा लोग देख रहे हैं। क्लियर, तो एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव था। लेकिन ऐड दिखाने के बाद भी सेम ही ट्रैफिक है या फिर ट्रैफिक और कम हो गया है, तो इसका मतलब कि एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव नहीं था। इसी तरीके से क्लिक थ्रू रेट, ऐड दिखाने के बाद कितने लोगों ने लिंक पर क्लिक किया है। अगर जितनी बार ऐड देखा गया है लोगों द्वारा और उतनी बार ही लिंक पर क्लिक किया गया है तो यानी कि एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव था। लेकिन ऐड देखने के बाद भी लिंक पर क्लिक नहीं किया जा रहा
रहा है तो एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव नहीं है। इसी तरीके से बाउंस रेट में क्या होता है कि वेबसाइट जब कोई भी ओपन करता है तो जो पहला पेज आता है उसी पहले पेज को देख के फिर वेबसाइट को बंद करके जब कस्टमर वापस चला जाता है तो इसको बाउंस रेट कहते हैं। तो ऐसे कितने कस्टमर हैं जो कि वेबसाइट की पहला पेज ही देखते हैं, उसके बाद आगे पेजेस को देखते ही नहीं हैं, तो पहला पेज ही देख के वापस चले गए। अगर ये बाउंस रेट कम है तो एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव है, बाउंस रेट ज़्यादा है तो एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव नहीं है। क्लियर? बाउंस रेट ज़्यादा है कहने का मतलब कि पहले पेज को ही देख के लोग वापस चले जा रहे हैं। बाउंस रेट कम है का मतलब पहले पेज को देखा, उसके बाद उस पर जो भी लिंक्स होंगे, हाइपर लिंक्स होंगे, उस पर क्लिक करके दूसरे पेज पे जा रहे, तीसरे पेज पे जा रहे, प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, तो बाउंस रेट कम है। क्लियर? बाउंस रेट यानी कि उछल के कहीं बाहर चले जा रहे हैं। तो अगर बाउंस रेट कम है तो एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव है, बाउंस रेट ज़्यादा है तो एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव नहीं है। इसी तरीके से ब्रांड अवेयरनेस के जरिए भी जो है एडवर्टीजमेंट के इफेक्टिव को चेक किया जा सकता है कि क्या कस्टमर ब्रांड को रिकॉल कर पा रहा है। कंज्यूमर टू रिमेंबर अ ब्रांड, कंज्यूमर क्या ब्रांड को रिमेंबर कर पा रहा है। सर्वेज के जरिए जो है इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ब्रांड को रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और रीच यानी कि नंबर ऑफ यूनिक पीपल हु सॉ द एडवर्टीजमेंट को कितने नए नए लोगों ने देखा है। भाई वही सेम लोग आपके एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट उतना इफेक्टिव नहीं, लेकिन एडवर्टीजमेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, ज़्यादा लोग जो है क्लिक कर रहे हैं, तो इसको भी सर्वे के जरिए जो है वहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ब्रांड जो एडवर्टीजमेंट है उससे रीच बढ़ी है कि कम है। क्लियर? तो इसके जरिए जो है एडवर्टीजमेंट के इफेक्टिवनेस को मेजर किया जा सकता है कि एडवर्टीजमेंट अच्छा है या फिर खराब है, एडवर्टीजमेंट का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है या फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है या फिर न्यूट्रल है। क्लियर? ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग क्या होता है ये आपको पता ही होगा कि जब कोई कंपनी, जब कोई मार्केटिंग कंपनी या फिर कोई बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स को, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने फीचर्स के बारे में जब इंटरनेट का यूज़ करके जो है वो अपनी कम्युनिकेशन करती है कस्टमर्स के साथ, तो उसी को ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट यूजेस द इंटरनेट एज अ मीडियम टू डिलीवर मार्केटिंग मैसेज टू एन आइडेंटिफाइड एंड इंटेंडेड ऑडियंस। तो यानी कि जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं या फिर इंटरनेट पे डिफरेंट वेबसाइट या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है या फिर सोशल मीडिया है उनका यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को, अपने कम्युनिकेशन को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, अपने मार्केटिंग मैसेज को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। पहले क्या होता था कि बिलबोर्ड्स लगाते थे, न्यूज़पेपर में मैसेज डाल रहे हैं, टीवी रेडियो का यूज़ कर रहे हैं, तो अभी क्या, अभी ये ऑनलाइन हो गया, यानी इंटरनेट का यूज़ करके जो है हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। यानी इंटरनेट पे आप कोई वीडियो देखने आए यूट्यूब पे तो आपको जो है एडवर्टीजमेंट दिख जाता है, तो दैट इज़ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। फेसबुक पे गए तो वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाता है, तो दैट इज़ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। इंस्टाग्राम पे गए, गूगल पे गए, गूगल पे क्या होता है, आप देखते हैं गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करिए तो बहुत सारे पहले सर्च इंजन में पेज ओपन हो गया था, तो पेज ओपन में आप देखेंगे ऐड लिखा रहता है, तो वो क्या है? गूगल एड्स कहलाता है वो। तो यूट्यूब एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड, ये सब क्या है? इन सब पे जब कंपनीज एडवर्टाइजिंग कराती हैं, अपना प्रमोशन करती हैं, तो वही चीज़ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हो जाता है। तो गूगल पे आपने देखा होगा कि ये आप सीट देख सकते हैं गूगल पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे सोलर पैनल आपने सर्च किया, तो सोलर पैनल सर्च करते ही ऊपर देखिए बहुत सारे ऐड, जहाँ पे ऊपर टाइटल होता है, नीचे ऐड ग्रीन कलर में या फिर येलो कलर में आपको दिखेगा, फिर साइड में, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे वहाँ पे भी बहुत सारे सजेशंस आ जाते हैं, ठीक है, सोलर पैनल के लिए। तो जो भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो गूगल उसके लिए आपको सर्च दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है, सर्च रिजल्ट दिखाता है, तो उस रिजल्ट में कुछ चीज़ें पेड होती हैं। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं जो हाईलाइटेड हैं, ये क्या है? ऐड लिखा है। ऐड का मतलब क्या कि इस वेबसाइट ने या फिर इस कंपनी ने गूगल को पैसे पे किए हैं कि आप हमारा एडवर्टाइजमेंट गूगल के सर्च पेज पे शो करिए। और जब कोई कस्टमर, जब कोई कंज्यूमर इस पे क्लिक करता है, इन लिंक्स पे क्लिक कर देता है जिस पे ऐड लिखा होता है, तो फिर जो है कंपनी को गूगल को पैसा देना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड पे पर क्लिक। यानी तो जब भी कोई कस्टमर गूगल पे सर्च करता है और उसको जो है ऐड पे, अगर किसी ऐड वाले लिंक पे क्लिक कर दिया, तो फिर जो कंपनी जिसने ऐड करवाया था उसको जो है गूगल को यहाँ पे पैसा पे करना पड़ता है। तो ये एसईओ एडवर्टाइजिंग हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब आप कोई सर्च इंजन करते हो और उस पर जब कोई ऐड आता है उस पर क्लिक कर देते हो और जो कंपनी को पैसा पे करना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एडवर्टाइजिंग, जिसको हम पीपीसी एडवर्टाइजिंग के नाम से भी जानते हैं। तो पीपीसी एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या हो गया? पे पर क्लिक, यानी कि जितना भी क्लिक कस्टमर करेगा आपके लिंक पे उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा। तो स्पॉन्सर्ड सर्च रिजल्ट भी कहते हैं। एंड इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल यूज टू ड्राइव ट्रैफिक टू वेबसाइट। ठीक है, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल है जिसके थ्रू हम जो है कस्टमर्स को अपने वेबसाइट पे लेके आते हैं। जैसा कि आपने देखा गूगल पे आपने सर्च किया, सबसे पहले एड्स आ गया, अब एड्स पे क्लिक करिए तो आप चले जाओगे उस कंपनी की वेबसाइट पे, तो ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे लेके आने की कोशिश करता है। इन विच एन एडवर्टाइजर पेज अ पब्लिशर व्हेन द ऑनलाइन एड इज क्लिक। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एडवर्टाइजर होता है वो किसको पे करता है? पब्लिशर को, जब भी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक होता है। यानी कि जब कंपनी, जब आप गूगल पे को सर्च किया, आपने उस पर ऐड वाले लिंक पे क्लिक कर दिया, तो अब जो है कंपनी को गूगल को पैसा पे करना पड़ेगा, दैट इज पे पर क्लिक। हर क्लिक पे
पैसा पे करना पड़ता है। इसी तरीके से बहुत सारे आपने वेबसाइट्स देखे होंगे, तो वेबसाइट्स पे आप देखते होंगे कि वहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एड्स शो हो रहे होते हैं। यानी कि आप सपोज करिए कोई टॉपिक चलेगा व्हाट इज़ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, तो किसी वेबसाइट पे चले गए तो उस वेबसाइट पे आप देखो कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग तो दिखा ही रहा होगा उसके कंटेंट, प्लस ऊपर दाएं बाएं नीचे बीच में आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिख रहे होंगे। और कहीं पे भी आपने उस ऐड पे किसी भी ऐड पे क्लिक कर दिया तो अब जो है उस वेबसाइट को पैसा मिल जाएगा, कहाँ से? उस कंपनी से। क्लियर? तो दैट इज पीपीसी एडवर्टाइजिंग। पब्लिशर में भी कोई भी हो सकता है, वो सर्च इंजन हो सकता है, वो वेबसाइट ऑनर हो सकता है, या फिर कोई नेटवर्क ऑफ वेबसाइट्स हो सकता है। यूट्यूब पे आप देखते होंगे जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर बीच में भी हो जाता है कि एडवर्टीजमेंट्स आ जाता है, तो जब भी एडवर्टीजमेंट आएगा तो अब उस कंपनी को यूट्यूब को पैसा पे करना पड़ता है। और आपने क्लिक कर दिया तो क्लिक का अलग से पैसा पे करना होता है। यानी कि एडवर्टीजमेंट शो करने का अलग पैसा है, क्लिक करने का अलग पैसा है। तो यहाँ पे पर क्लिक की बात हो रही है, यानी कि क्लिक करेगा तभी जो है यहाँ पे पेमेंट होनी पड़ेगी। तो इन पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग बिजनेस रनिंग एड्स आर ओनली चार्ज्ड व्हेन अ यूजर एक्चुअली क्लिक ऑन देयर एड, हिंस द नेम इज पे पर क्लिक। यानी कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखाने का पैसा नहीं होगा, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करने को पैसा देना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्प्ले करने का नहीं है। यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब पे जो कंपनीज होती हैं वो अपना पैसा, उनको पैसा तब भी देना पड़ता है जब उनका ऐड शो हो जाता है। लेकिन गूगल्स में नॉर्मली क्या होता है, फिर वेबसाइट में क्या होता है कि जब उनके ऐड पे क्लिक होता है तब उनको पैसा देना पड़ता है। तो दैट इज पे पर क्लिक। वेब एनालिटिक्स, देखिए एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है सभी आप जान चुके होंगे अभी तक। एनालिटिक्स का मतलब होता है कि डेटा को एनालाइज करना, कंप्यूट करना और उससे इंफॉर्मेशन विड्रॉ करना, और जो इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करना डिसीजन मेकिंग के लिए। आप सपोज करिए कि ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो बिजनेस है, प्रोडक्ट बनाती है कोई कंपनी, तो वो जो है क्या करती है, वो डेटा कलेक्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, उस डेटा को एनालाइज करेगी। एनालाइज करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगा उसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट में, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में या फिर अपने प्रमोशन टेक्निक में जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस लाती है, यानी कि डिसीजंस लेती है। तो वही चीज़ एनालिटिक्स कहलाता है। तो वेब एनालिटिक्स क्या हो गया, इससे पहले आपने सोशल मीडिया एनालिटिक्स पढ़ा। तो सोशल मीडिया एनालिटिक्स में क्या होता है कि जो सोशल मीडिया पे जो डेटाज अवेलेबल होते हैं, डेटा अवेलेबल होता है, उन डेटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज किया जाता है। यहाँ पे बात हो रही है वेब एनालिटिक्स की, यानी कि यहाँ पे वेबसाइट्स की बात हो रही है। यानी कि जो कंपनीज की वेबसाइट्स होती हैं, उस वेबसाइट्स पे जो विजिटर्स आते हैं उनका क्या बिहेवियर है, उससे रिलेटेड जो डेटा है कलेक्ट किया जाता है और उसको एनालाइज करके फिर डिसीजन मेकिंग्स के लिए जाते हैं। तो दैट इज वेब एनालिटिक्स। क्लियर? तो प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ विजिटर्स टू अ वेबसाइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बिहेवियर शो करता है कोई भी विजिटर किसी वेबसाइट पर जाकर, क्या होता है कि कुछ लोग जाते हैं पहले पेज से वापस चले जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं तो पहला पेज देखते हैं, पहले पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, तीसरे पेज पे जाते हैं, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर वो परचेज नहीं करते, वापस चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सीधे पहले पेज पे पहुंचे, वहाँ पे प्रोडक्ट को सेट किया और सीधे गए प्रोडक्ट को परचेज किया और जो है वहाँ पे एग्जिट हो जाता है, यानी कि ऑर्डर जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो अलग अलग कंज्यूमर्स अलग अलग टाइप के बिहेवियर को शो करता है। कुछ लोग खाली प्रोडक्ट को देखने जाते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट के फीचर्स को जानना जाते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट को कंपेयर करने जाते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं। तो उसी के बिहेवियर को, यानी कि जो विजिटर्स होता है किसी वेबसाइट पे जाता है तो उसके बिहेवियर को एनालाइज करना ही वेब एनालिटिक्स कहा गया है। द मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा टू इन्फॉर्म एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर बिहेवियर अक्रॉस द वेब पेजेस, यानी कि जो वेबसाइट्स होते हैं, जो वेब पेजेस होते हैं, उस पर जो यूजर बिहेवियर कैसे यूजर जो है, विजिटर जो है बिहेव करता है, उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को इन्फॉर्म करना किसको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि वो जो है डिसीजंस ले सकें। तो वही चीज़ वेब एनालिटिक्स कहलाता है। तो ये क्या हो गया, एक क्वान्टिफिएबल मेजर होता है। ये क्या होता है, क्वांटिटी में मेजर किया जाता है। एक क्वान्टिफिएबल मेजर टू मॉनिटर एंड एनालाइज यूजर बिहेवियर ऑन वेबसाइट, जैसे कि बाउंस रेट, यूनिक यूजर, यूजर सेशन, ऑन साइट सर्च क्वेरीज। ये क्या होता है कि जैसे बाउंस रेट, यानी कि कई बार क्या होता है कि कस्टमर से या विजिटर जो होता है आपके वेबसाइट पे आता है, वो पहले पेज को ही खोलता है, वहीं पहले पेज से वापस चला जाता है, तो उसको बाउंस कहते हैं। तो ये बाउंस रेट कितना है, यानी कि कितने लोगों ने आपका वेबसाइट देखा, उसमें से कितने लोग पहले पेज से ही चले गए, उसके बीच को जो कंपेयर करते हैं तो बाउंस रेट आ जाता है। यूनिक यूजर्स, यानी कितने लोग हैं जो आपके जो वेबसाइट पे पहली बार आए हैं। यूजर सेशन, कितने ड्यूरेशन तक जो है आपके वेबसाइट पे रहा है, या फिर कितने पेजेस उन्होंने आपके वेबसाइट के देखे हैं। ऑन साइट सर्च, यानी कि आपके वेबसाइट पे आकर जो है इंफॉर्मेशन कितने लोगों ने लिया है। तो ये क्या है, ये वेब एनालिटिक्स है। तो ये सब कैसे पता चलता है, वेब एनालिटिक्स के थ्रू पता चलता है। अब बात कर लें वेब एनालिटिक्स की प्रोसेस की। तो प्रोसेस ऑफ वेब एनालिटिक्स, तो सबसे पहले होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि आप क्या करोगे, जो वेबसाइट्स पे आ रहे हैं जितने भी विजिटर्स हैं उनसे रिलेटेड डेटा जो है आप कलेक्ट करते हो। उसके बाद फिर उस डेटा को प्रोसेस करोगे और आपके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यानी मैट्रिक्स निकल के आती है, और फिर उस मैट्रिक्स
एनालिसिस के बेसिस पे आप कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करोगे, यानी कि किस वजह से जो विजिटर्स था वो पहले पेज से वापस चला गया, या फिर किस वजह से जो है विजिटर था उसने जो है ऑर्डर कंप्लीट किया है, यानी कि जिस भी टास्क के लिए आपके वेबसाइट पे आया था उस टास्क को उसने कंप्लीट किया है। उस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को आप डेवलप करोगे और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है ऑनलाइन स्ट्रेटजी जो है आप फॉर्मुलेट करते होती है। ये प्रोसेस ऑफ वेब एनालिटिक्स है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझिए तो कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या होता है कि बेसिक डेटा कलेक्ट किया जाता है कि जैसे कितने बजे वो जो है कुछ जैसे अलग अलग टाइम पे लोग आते हैं, तो दोपहर के टाइम पे सबसे ज़्यादा कस्टमर विजिटर्स आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे, या कि शाम के टाइम सबसे ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, संडे को ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं कि मंडे को ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं। तो टाइम स्टैम्प, रेफरल यूआरएल, यानी कि कौन से वेबसाइट से आपके वेबसाइट पर ज़्यादा, यानी कि सीधे गूगल पे सर्च करके आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं या फिर किसी दूसरे वेबसाइट से आपके वेबसाइट पर जो है आ रहे हैं, तो रेफरल यूआरएल। क्वेरी टर्म्स, यानी कि कौन कौन सी क्वेरीज थी जिसकी वजह से आपका वेबसाइट उनको जो है शो किया जा रहा है, तो किस वजह से आपकी वेबसाइट पे आए हैं, क्वेरी टर्म्स, इन सबसे रिलेटेड डेटा आप जो है कलेक्ट करते हो। उसके बाद इस डेटा को क्या करोगे, आप जो है प्रोसेस करोगे, ठीक है, यानी कि कंपेयर करोगे, मैट्रिक्स तैयार करते हो, कंपेयर रेशियोज में कि टाइम ऑन पेज, कितना टाइम उन्होंने आपके पेज पे बिताया, बाउंस रेट क्या था, पहले पेज से कितने लोग वापस चले गए, यूनिक विजिटर्स कितने हैं। तो ये जो है अलग अलग चीज़ें जो है आप क्या करते हो उसको प्रोसेस, डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन निकालते हो। उसके बाद फिर आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को जो है डेवलप करोगे, यानी कि काउंट्स एंड रेशियोज इन्फ्यूज्ड विद बिजनेस स्ट्रेटजी, जैसे कि कन्वर्जन रेट कितना है, यानी कि 100 लोग आपके वेबसाइट पे आए उसमें से 10 लोग जो है आपका प्रोडक्ट परचेज करके जाते हैं, तो कन्वर्जन रेट। एवरेज ऑर्डर वैल्यू, 10 लोग जो परचेज करके गए उन्होंने कितने अमाउंट का जो है परचेज किया। टास्क कंप्लीशन रेट, कितने लोग जो है पूरा कंप्लीट टास्क करके जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, कार्ट में डाल देते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और जो है पेमेंट करके जाएंगे। तो टास्क कंप्लीशन रेट कितना है, यानी कि 10 लोगों ने अगर प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो क्या 10 लोगों ने ऑर्डर किया। तो उसी के बेसिस पे फिर क्या होता है कि ऑनलाइन स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप की जाती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन रेट बढ़े, बाउंस रेट कम हो और कन्वर्जन रेट ज़्यादा हो। तो कहीं कहीं पे जो है आप कुछ इस तरीके से भी आप जो है प्रोसेस ऑफ वेब एनालिटिक्स को देखने को पाएंगे, जैसे कि डिफाइन गोल, कि पहले गोल क्या है आपका उसको डिफाइन करिए, फिर बिल्ड केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को बिल्ड करिए, डेटा कलेक्ट करिए, डेटा को एनालाइज करिए, देन अल्टरनेटिव्स को टेस्ट करिए और फिर इंप्लीमेंट कर दीजिए। तो कहीं कहीं पे आपको प्रोसेस ये दिखेगा, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस वही चीज़ है कि आप क्या होता है गोल को डिफाइन करते हो, परफॉर्मेंस इंडिकेटर को जो है आप बिल्ड करते हो और उसके बाद डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करोगे और इंप्लीमेंट करोगे, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन मेकिंग्स लेते हैं कि स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। क्लियर। अब जो है वेब एनालिटिक्स टर्मिनोलॉजी आप देखेंगे, यानी कि बहुत सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं जो कि जब आप वेब एनालिटिक्स करते हैं यानी कि वेबसाइट से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे साइट रेफरेंस, सबसे पहले क्या है साइट रेफरेंस। तो साइट रेफरेंस का मतलब क्या होता है, देखिए साइट रेफरेंस का मतलब होता है कि कौन से वेबसाइट से किस सोर्स से जो है रीडर आपके वेबसाइट पे आया है। सपोज करिए कि आप अमेजोन का आपका वेबसाइट है अमेजोन, ठीक है, तो अमेजोन पे वो जो विजिटर है या रीडर है वो अमेजोन पे कौन से लिंक से आया है, गूगल पे सर्च करके आया है या फिर जो है व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप ने किसी ने लिंक भेजा था वहां से जो है आपके वेबसाइट। तो ये रेफरेंस, इसको क्या कहते हैं साइट रेफरेंस, मीन्स फ्रॉम विच वेबसाइट और सोर्स योर रीडर कम फ्रॉम। यूजर्स में कम यूजिंग अ लिंक फ्रॉम अदर सोर्स टू योर वेबसाइट, यानी कि इंस्टाग्राम पे कहीं लिंक था, यूट्यूब पे कहीं लिंक था या फिर व्हाट्सएप पे कहीं पे लिंक था, वहाँ पे क्लिक किया और आप जो है अमेजोन पे चले आए, ठीक है, या फिर सीधे आपने गूगल पे गए, गूगल पे अमेजोन सर्च किया और अमेजोन का वेबसाइट का लिंक आ गया, आप अमेजोन पे चले आए। तो ये साइट रेफरेंस कहलाता है। जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे जैसे फॉर्म भरने के लिंक्स होते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते हैं तो लिंक पे क्लिक कर दे तो आप उसके वेबसाइट पे जाते हो, तो हमारा पेज क्या हो गया, हमारा रेफरल पेज हो गया, यानी कि साइट रेफरेंस, हमने उस साइट को रेफर किया और आपने लिंक क्लिक करके उस साइट पे गए, तो साइट रेफरेंस। क्लियर। इसी तरीके से एक वर्ड आता है कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस। तो कीवर्ड और की फ्रेजेस का मतलब होता है अलग अलग वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। तो कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज़ के लिए, कि आपकी वेबसाइट के सर्च को बढ़ाते हैं। अगर आप सपोज करें कि ढूंढते हैं द्विवेदी गाइडेंस, तो यूट्यूब पे जब आप जाएंगे या फिर गूगल पे जाएंगे, द्विवेदी गाइडेंस टाइप करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो है पेज ओपन होगा, चाहे वो फेसबुक पेज हो चाहे यूट्यूब का पेज हो, वो आगे आ जाता है। तो ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स की फ्रेजेस। अमेजोन टाइप करेंगे तो अमेजोन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो यही चीज़ कीवर्ड या की फ्रेजेस कहलाते हैं। तो ये क्या है, आर द वर्ड्स टॉपिक दैट द सर्चर इंटर्स इनटू द सर्च इंजन, यानी कि सर्च इंजन में जो टॉपिक या फिर जो वर्ड जो रीडर है, जो विजिटर है वो सर्च करता है, वही चीज़ कीवर्ड या की फ्रेजेस कहलाते हैं। जैसे टॉपिक, आपको जानना है कि वेब एनालिटिक्स क्या होता है, तो आप क्या करते हो, गूगल पे वेब एनालिटिक्स टाइप कर देते हो, तो ये जो वेब एनालिटिक्स टाइप किया यही कीवर्ड है, यही की फ्रेज है। तो मार्केटर मस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग विच इंक्लूडेड इन दी वेबसाइट पेज, यानी कि कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई कंटेंट है अगर उसकी वेबसाइट पे, तो सबको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कौन सा कीवर्ड जो है कस्टमर या विजिटर ढूंढ रहा है और वो विजिटर वो वर्ड अगर आपके वेबसाइट पे नहीं होगा तो आपका वेबसाइट वहाँ पे शो नहीं होगा, यानी कि गूगल पे आपका वेबसाइट शो नहीं होगा। तो इसलिए सभी चीज़ों को आपको वहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझ ही लिया कि वेब एनालिटिक्स आप ढूंढ रहे हैं या फिर द्विवेदी गाइडेंस ढूंढ रहे हैं।
तो आपको ये वेब पेजेस ओपन करके दे देगा। अगर ये चीज़ें ना हो हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट शो नहीं होगा। कोई और वेबसाइट या कोई और यूट्यूब चैनल शो होगा जहाँ पे ये चीज़ें, वहाँ पे टर्म्स का यूज़ किया गया होगा। तो कीवर्ड और की फ्रेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, अब कुछ टर्म्स है जैसे बिल्डिंग ब्लॉक टर्म्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक टर्म्स यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये वेबसाइट्स बनी होती हैं। जैसे पेज, वेबसाइट में क्या होता है, पेजेस होते हैं, अलग अलग पेजेस होते हैं, अलग अलग पेजेस पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो पेज क्या है, यानी कंटेंट ऑफ वेबसाइट। पेज व्यूज, पेज व्यूज क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ पेज वाज व्यूड, यानी कि कितनी बार जो है कोई पेज देखा गया है। कभी कभी होता है बहुत सारे पेजेस होते हैं तो पहला पेज सबसे ज़्यादा बार देखा गया होता है क्योंकि पहला पेज ही जल्दी शो होता है, उसके बाद वाला पेज कम व्यूज होते हैं। तो पेज व्यूज का मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स अ पेज व्यूड, यानी कि कितनी बार कौन सा पेज देखा गया। जैसे यूट्यूब में वीडियोस होते हैं तो कौन सा वीडियोस जितनी कितनी बार देखा गया है। तो उसी तरह से वेबसाइट में पेजेस होते हैं तो कौन सा पेज कितनी बार देखा गया है। विजिट और सेशंस, जैसे यूट्यूब में जो वीडियोस होते हैं उसमें कितने मिनट तक देखा गया है कौन सा वीडियो, ये दिखाता है। इसी तरीके से वेबसाइट में कौन से पेज पे कितना टाइम बिताया गया है, ये वेबसाइट पे कितना टाइम बिताया गया है, वो चीज़ दिखाता है विजिट या फिर सेशन, यानी कि ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूजर्स एक्शन टेकन विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम और विथ रिगार्ड टू कंप्लीशन ऑफ ए टास्क, यानी कि कोई काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया गया है, फिर कितना टाइम उसने आपकी वेबसाइट पे बिताया है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। वहीं पे आता है एक वर्ड यूनिक विजिटर। यूनिक विजिटर मतलब कि ए पर्सन हु हैज विजिटेड द वेबसाइट एटलीस्ट वंस एंड इज काउंटेड ओनली वंस इन द रिपोर्टिंग टाइम पीरियड। अब सपोज करें कि आप 24 आवर का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो 24 आवर में कौन सा पर्सन है जिसने एक बार वेबसाइट पे आया और उसने आपको विजिट किया है वेबसाइट को, तो उसको हम यूनिक विजिटर कहेंगे। उसको हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे। सपोज करिए कि आप जो है किसी वेबसाइट पे सुबह 4 बजे जाते हैं, उसके बाद 6 बजे जाते हैं, उसके बाद 8 बजे जाते हैं, तो आप यूनिक विजिटर हो गए, लेकिन आपको काउंट एक बार ही किया जाएगा। आप कितनी बार भी गए हो लेकिन आपको एक ही पर्सन काउंट किया जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिक विजिटर कहेंगे। क्लियर। इसी तरीके से न्यू विजिटर आता है। न्यू विजिटर का मतलब क्या हो गया, दोज नेविगेटिंग टू योर साइट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ स्पेसिफिक डिवाइस, यानी किसी डिवाइस से आपके वेबसाइट पर पहली बार आए हैं, तो उस टाइप के विजिटर को हम न्यू विजिटर कहते हैं। इसी तरीके से रिपीट विजिटर होता है। रिपीट विजिटर यानी कि एक ही टाइम पीरियड में क्या होता है, वो बार बार आपकी वेबसाइट पे जाते हैं। जैसे कि आप एक ही ट्यू का वेबसाइट ओपन करते होंगे, अपने कॉलेज का यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करते होंगे, दिन में 2-3 बार ओपन कर लेते होंगे, तो आप किस टाइप के विजिटर हो गए, रिपीट विजिटर हो गए। इसी तरीके से रिटर्निंग विजिटर आता है। रिटर्निंग विजिटर मतलब कि सपोज करके आपने कोई वेबसाइट 2 साल पहले चलाई थी और अब 2 साल बाद जो है आप दोबारा उस वेबसाइट पे जा रहे हो, तो आपको रिटर्निंग विजिटर कहा जाएगा। आपको रिपीट या न्यू विजिटर नहीं होंगे, आप रिटर्निंग है, यानी एक बार आए थे फिर बहुत सालों बाद आप जो है उस वेबसाइट पे आ रहे हो। ठीक है। तो इफ समवन हैज विजिटेड योर वेबसाइट विद इन द पास्ट 2 ईयर एंड रिटर्न फ्रॉम द सेम डिवाइस, दे आर मार्क्ड एज अ रिटर्निंग विजिटर। तो ये एनालिटिक्स जब आप करते हैं ना, तो इस टाइप के डेटाज आपके पास आएंगे कि कितने न्यू विजिटर हैं, कितने रिपीट विजिटर हैं, कितने जो है आपके रिटर्निंग विजिटर हैं। इसी तरीके से कुछ टर्म्स हैं जो कि विजिट कैरेक्टराइजेशन टर्म्स हैं, यानी कि वो विजिट को करेक्टराइज करते हैं। जैसे एंट्री पेज। एंट्री पेज क्या होता है कि जब भी आप वेबसाइट को ओपन करते हो, जो पहला पेज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंट्री पेज कहते हैं। इसी तरीके से लैंडिंग पेज होता है। लैंडिंग पेज क्या होता है कि सपोज करिए कि आपको जो है नोटिस पे जाना है, एक ही ट्यू की वेबसाइट पे नोटिस वाले सेक्शन में जाना है, तो आप क्या करते हो कि आप सीधे नोटिस वाला पेज ओपन करते हो, सीधे नोटिस वाले पेज पे चले जाते हो। या फिर अमेजोन का कोई ऑफर चल रहा है कि एसी जो है 50% ऑफ है, तो 50% ऑफ है, तो उस पेज पे सीधे जाने के लिए जो लिंक होगा उस पर क्लिक करोगे, सीधे आप उस पेज पे चले जाओगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, लैंडिंग पेज, यानी कि आप वेबसाइट के कौन से पेज पे सीधे लैंड कर रहे हो। क्लियर। वहीं है एग्जिट पेज। एग्जिट पेज यानी कि कौन सी पेज से आपने उस वेबसाइट को छोड़ा है। क्लियर। हो सकता है कुछ जो कैंडिडेट होते हैं पहले पेज से छोड़ के चले जाते हैं, हो सकता है कुछ जो विजिटर्स होते हैं वो तीसरे पेज तक गए, तीसरे पेज से फिर वापस चले आए, तो एग्जिट पेज यानी कि कौन से पेज से आपने वेबसाइट को बंद कर दिया। विजिट ड्यूरेशन यानी कि कितने ड्यूरेशन तक आपने उस वेबसाइट को विजिट किया है। रेफरर यानी कि आप कौन से लिंक के थ्रू जो है आप उस वेबसाइट पे आए हैं, रेफरर, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया। क्लिक थ्रू। क्लिक थ्रू यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स अ लिंक वाज क्लिक्ड बाय अ विजिटर, यानी कि आपके वेबसाइट पे कोई लिंक है या फिर किसी दूसरे की वेबसाइट पे कोई लिंक है, तो उस लिंक को कितनी बार आपने देखा और कितनी बार आपने क्लिक किया है, उसी को क्या कहते हैं, क्लिक थ्रू। नंबर ऑफ टाइम्स अ लिंक वाज क्लिक्ड बाय अ विजिटर। इसी तरीके से क्लिक थ्रू रेट है। क्लिक थ्रू रेट क्या होगा, द नंबर ऑफ क्लिक थ्रू फॉर अ स्पेसिफिक लिंक डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स दैट लिंक वाज व्यूड, यानी कि आपने सपोज कि कोई लिंक है, आपने उसको 100 बार देखा, लेकिन 100 बार में से सिर्फ 10 बार जो है आपने उसको क्लिक किया, तो ये क्या हो जाएगा, 10/100 क्या हो जाएगा, क्लिक थ्रू रेट हो जाएगा। द नंबर ऑफ क्लिक थ्रू फॉर अ स्पेसिफिक लिंक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स दैट लिंक वाज व्यूड। आपने 100 में से 10 बार किया तो 10/100, ये क्लिक थ्रू रेट हो जाता है। इसी तरीके से आता है टर्म आता है पेज व्यू पर विजिट, यानी एक बार जब कोई विजिटर किसी वेबसाइट पे जाता है तो
उस टाइम ड्यूरेशन में वो कितने पेजेस को या कितने जो है कंटेंट को देखता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेज व्यू पर विजिट, यानी कि कितने पेजेस उसने देखे एक बार विजिट करने पे किसी वेबसाइट को। क्लियर। वहीं पे कुछ टर्म्स होते हैं जो कि कंटेंट कैरेक्टराइजेशन से रिलेटेड होते हैं। क्लियर। जैसे पेज एग्जिट रेशियो। पेज एग्जिट रेशियो क्या होता है, द नंबर ऑफ एग्जिट फ्रॉम अ पेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेज व्यूज ऑफ दैट पेज। यानी कि सपोज करिए कि तीसरा पेज है, तो तीसरे पेज में कितने लोग आए और उस तीसरे पेज से कितने लोग बाहर चले गए, उसके आगे वो गए नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, पेज एग्जिट रेशियो। पेज एग्जिट रेशियो शुड नॉट बी कंफ्यूज विद बाउंस रेट। बाउंस रेट क्या होता है कि पहला ही पेज आए वो पहले पेज से वापस चले गए, वो बाउंस होता है। और पेज एग्जिट रेशियो यानी कि पेज एग्जिट रेशियो में क्या है, दूसरे तीसरे चौथे पेज पे गए और फिर वहां से वापस चले आए, तो उस पेज तक गए, उस पेज से हम कितने लोग वापस चले गए, उस पेज को कितने लोगों ने देखा और उसी पेज से कितने लोग वापस चले गए, उसको पेज एग्जिट रेशियो कहते हैं। क्लियर। इसी तरीके से दूसरा टर्म है कंटेंट कैरेक्टराइजेशन टर्म्स में, दैट इज सिंगल पेज विजिट। यानी कि कई बार क्या होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सिर्फ किसी दूसरे या तीसरे पेज पे ही अवेलेबल होती है, तो आप क्या कहते हो, सीधे उस पेज पे जाओगे, उसको देखोगे, वहीं से वापस चले आओगे, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल पेज विजिट। विजिट दैट कंसिस्ट ऑफ वन पेज रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ टाइम द पेज वाज व्यूड। यानी कि फॉर अ सिंगल पेज विजिट, अगर कोई सिंगल पेज विजिट है तो वहां पे क्या होगा, एंट्री पेज भी वही होगा और एग्जिट पेज भी क्या होगा, वही होगा। भाई उसी पेज पे गए, वहीं से हमने कंटेंट लिया और वहां से हम वापस चले आए, तो सिंगल पेज विजिट कहते हैं। इसी तरीके से जो तीसरा टर्म है कंटेंट कैरेक्टराइजेशन, दैट इज बाउंस रेट। तो बाउंस रेट को हमने पहले डिस्कस कर लिया। ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ विजिटर्स हु एंटर द साइट एंड देन लीव रेदर देन कंटिन्यूइंग टू व्यू अदर पेजेस विद इन द सेम साइट। यानी कि वो आपके वेबसाइट पे आते हैं, वो पहले पेज को देखते हैं और वहीं से फिर वापस चले जाते हैं, आगे कोई दूसरा पेजेस नहीं देखते हैं एक किसी वेबसाइट पे, तो उसी को क्या कहते हैं, बाउंस रेट कहते हैं। अब आता है दूसरा टर्म, दैट इज कन्वर्जन मैट्रिक्स। तो कन्वर्जन मैट्रिक्स में आपको दो टर्म देखने को मिलते हैं। पहला है इवेंट। इवेंट यानी कि कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो लॉग्ड इन किया, चाहे कुछ और जो है वहाँ पे एक्टिविटी टास्क परफॉर्म की और उसको जो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इवेंट। एन इवेंट कैन बी एनी लॉग्ड और रिकॉर्डेड एक्शन दैट हैज़ अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम असाइन टू इट आइदर बाई द ब्राउजर और सर्वर। तो ब्राउजर या सर्वर द्वारा जब किसी एक्टिविटी को या फिर लॉग इन को टाइम और डेट असाइन कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट। यानी कि कोई विजिटर है, उसने 10:10 पे जो है लॉगिन किया, तो वो क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। कोई विजिटर है, उसने 10:20 पे जो है प्रोडक्ट को परचेज कर लिया और जो है उसने ट्रांजैक्शन कर लिया, तो वो एक इवेंट हो गया, तो उसको एक टाइम और डेट असाइन हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, इवेंट कहा जाता है। क्लियर। और वहीं पे दूसरा टर्म है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है कि कितने लोग आपके वेबसाइट पे आए और उसके बाद उन्होंने टास्क को कंप्लीट किया। आप सपोज करें कि आपकी जो है मर्चेंट वेबसाइट है, यानी कि आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आपके वेबसाइट पे कितने कस्टमर्स आए और उनमें से कितने लोगों ने आपके वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेज करके गए हैं, तो वही चीज़ कन्वर्जन रेट कहलाता है। यानी कि वेबसाइट पे आके कितने लोग प्रोडक्ट को परचेज करके लेके गए। ऑन अ वेबसाइट ए कन्वर्जन रिजल्ट विद व्हेन अ विजिटर कंप्लीटेड टारगेट एक्शन। अब सपोज करें कि आपकी वेबसाइट पे कोई सर्वे चल रहा है, तो सर्वे चला, तो उसके लिए आपने एक वेबसाइट बना ली, उस पर जो है लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो कुछ लोग आपकी वेबसाइट पे आए और जो है डेटा, उन्होंने सर्वे को देखा, क्वेश्चन देखा, लेकिन डेटा फिल नहीं किया, वो चले गए। वहीं पे कुछ लोग आए, उन्होंने सर्वे का डेटा देखा, क्वेश्चंस देखे, उन्होंने डेटा में जो है पार्टिसिपेट किया, उन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया, डेटा फिल किया, उसको सबमिट कर दिया, तो वो कन्वर्जन हो गया। यानी कि वो आपकी वेबसाइट पे और उन्होंने जो है कंप्लीट किया टास्क को, तो दैट इज कन्वर्जन। क्लियर। तो ये कन्वर्जन मैट्रिक्स होता है। अब जो है वेब एनालिटिक्स जो है वो दो टाइप का होता है। कैटेगरीज की बात कर ले तो दो टाइप का, एक है ऑफ साइट वेब एनालिटिक्स और दूसरा है ऑन साइट वेब एनालिटिक्स। तो ऑफ साइट वेब एनालिटिक्स और ऑन साइट में दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। ऑफ साइट का मतलब किसी दूसरे वेबसाइट का और ऑन साइट का मतलब अपने वेबसाइट का या सिंगल वेबसाइट का, तो दैट इज ऑफ साइट एंड ऑन साइट। ऑफ साइट वेब एनालिटिक्स मतलब क्या हो गया, द प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग विजिटर एक्टिविटी आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट टू मेजर पोटेंशियल ऑडियंस। सपोज करिए कि आपकी जो है अमेजोन की वेबसाइट है और आप जो है फ्लिपकार्ट पे कितने कस्टमर्स जा रहे हैं उस पर क्या उसका एनालिटिक्स है, या फिर स्नैपडील की क्या एनालिटिक्स है, वहाँ पे जो है विजिटर्स के एक्टिविटीज़ को आप जो है मॉनिटर कर रहे हो, तो ये चीज़ ऑफ साइट वेब एनालिटिक्स कहलाएगी। आपका अमेजोन का वेबसाइट है लेकिन आप फ्लिपकार्ट और स्नैपडील का जो है एनालिटिक्स चेक कर रहे हो, तो ये ऑफ साइट एनालिसिस कहलाती है। फोकस ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस द वेब सच एज सोशल मीडिया, सर्च इंजन एंड फॉरम। यानी कि यहाँ पे अपनी वेबसाइट छोड़ के बाकी हर जगह का डेटा कलेक्ट करके आप जो उसको एनालाइज करते हो, तो दैट इज ऑफ साइट वेब एनालिटिक्स। प्रोवाइड्स एन इंडस्ट्री वाइड एनालिसिस दैट गिव्स इनसाइट इनटू हाउ अ बिजनेस इज परफॉर्मिंग इन कंपैरिजन टू कंपटीटर। और इससे क्या होता है कि जब आप दूसरे लोगों का जो डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है और इंडस्ट्री में अदर जो कंपटीटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, तो आप जो है अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। वहीं पे दूसरा क्या है, ऑन साइट वेब एनालिटिक्स। तो ऑन साइट वेब एनालिटिक्स में क्या होता है कि एनालिटिक्स टू ट्रैक द एक्टिविटी ऑफ विजिटर्स टू ए स्पेसिफिक साइट टू सी हाउ द साइट इज परफॉर्मिंग। यानी कि यहाँ पे आप अपने ही वेबसाइट पे जो है चेक करते हो कि आपके वेबसाइट पे
पे जो कंज्यूमर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर है। तो दैट इज़ ऑन साइट वेब एनालिटिक्स। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि ऑफ साइट में अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अदर जो है वेबसाइट्स का डेटा ट्रैक किया जाता है, ऑन साइट में अपने खुद का वेबसाइट जो होता है उसको जो है आप एनालिटिक्स उसका चेक करते हो। ठीक, अब बात कर लें कि वेब एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। तो देखिए मल्टीपल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, मल्टीपल वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसका यूज़ करके जो है आप वेब एनालिटिक्स कर सकते हैं। तो सबसे एक पहला इंपॉर्टेंट आता है दैट इज गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, इट एनालाइज द वेबसाइट ट्रैफिक, यूजर्स, बाउंस रेट, गोल कन्वर्जन एंड रियल टाइम विजिटर काउंट। यानी कि करंटली रियल टाइम में कितने लोग हैं जो आपकी वेबसाइट पे आके आपका वेबसाइट देख रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट का ट्रैफिक कैसा है, यूजर्स कौन है, बाउंस रेट कितना है, यानी कितने लोग आए हैं पहले पे से वापस चले गए। ठीक है, गोल कन्वर्जन यानी कि जो लोग जिस पर्पज से आए थे क्या उन्होंने वो प्रोडक्ट परचेज किया या नहीं किया। इस चीज़ से रिलेटेड जो है वो गूगल एनालिटिक्स डेटा प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से एडोब एनालिटिक्स है जो कि गूगल एनालिटिक्स का ही एक अल्टरनेटिव है, यानी कि गूगल एनालिटिक्स का यूज़ ना करके आप एडोब एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में, यूजर्स के बारे में, बाउंस रेट के बारे में या फिर रियल टाइम विजिटर काउंट के बारे में जानना हो। इसी तरीके से है स्टेट काउंटर। यहाँ पे क्या होता है, ट्रैकिंग वेबसाइट ट्रैफिक, सेशन, पेज व्यूज, रियल टाइम विजिटर, ये भी क्या है, यानी कि जितने भी एनालिटिक्स हैं सब जो है नियर अबाउट देखा जाए तो सब एक तरीके के ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं कि जो विजिटर का बिहेवियर है वो कितने, पेज व्यूज़ कितने हैं, रियल टाइम विजिटर्स कितने हैं, कितने ड्यूरेशन तक वो आके रहता है आपके पेज पे, उसने बाउंस रेट कितना, ये सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें ये सभी जो एनालिटिक प्लेटफॉर्म है सब बताते हैं। मिक्स पैनल है, बैदू एनालिटिक्स है, क्रेजी एग है, हब स्पॉट है। तो ये सभी के सभी का काम क्या है कि ये जो है यूज़र का जो विजिटर का बिहेवियर होता है उसको एनालाइज करते हैं, आपको जो है स्पेसिफिक डेटा देते हैं, चाहे वो बाउंस रेट से हो, चाहे वो पेज व्यू से हो, चाहे वो यूनिक व्यूअर से हो, चाहे वो रिटर्निंग व्यूअर से हो, चाहे वो क्या कहते हैं रियल टाइम विजिटर काउंट का हो। सभी चीज़ों से रिलेटेड डेटा जो है ये एनालिटिक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। अब बात कर ले नीड एंड एडवांटेज ऑफ वेब एनालिटिक्स के। तो नीड क्या है या फिर एडवांटेज क्या है, दोनों जो है आप अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़, टू अंडरस्टैंड द ट्रैफिक, यानी कि आपके वेबसाइट पे कैसा ट्रैफिक आ रहा है, कैसे विजिटर्स आ रहे हैं, उसके बारे में जानना, और उसके अकॉर्डिंग टू क्रिएट बेटर यूजर एक्सपीरियंस फॉर वेबसाइट विजिटर। जब आपको पता रहेगा कि आपके वेबसाइट पे किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है बेटर एक्सपीरियंस जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो। अब सपोज करें कि आपका कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक है, तो आप जो है वहाँ पे देख रहे हो कि आपके वेबसाइट पे ज़्यादातर जो है 10th 12th के बच्चे आ रहे हैं, तो अब जो है आप अपने वेबसाइट को रीडिज़ाइन कर सकते हो और ऐसा प्रिपेयर कर सकते हो कि जिससे 10th और 12th के कैंडिडेट को जो है वो एक्सपीरियंस जो है अच्छा एक्सपीरियंस मिले आपकी वेबसाइट पे आकर। क्लियर। टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर, यानी कि कस्टमर का कैसा बिहेवियर है उसको आप जो है आसानी से समझ सकते हो कि कस्टमर आपके वेबसाइट पे क्यों आता है, क्या सर्च करता है, क्या चाहिए उसको, जो उसकी नीड फुलफिल नहीं हो रही है या फिर वापस चला जाता है। टू ट्रैक इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन, आपने कोई ऑफर चलाया और उसको जो है आपने ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन लगाया और फिर आप देखना चाहते हो कि क्या उसका कोई इंपैक्ट पड़ा। आपने कोई मार्केटिंग ऑफर लगाई 50% ऑफ, लेकिन उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं हुआ, कोई कन्वर्जन बढ़ा ही नहीं, यानी कि कस्टमर आए, देखा और चले गए, कन्वर्जन रेट बढ़ा नहीं, तो यानी कि आपकी मार्केटिंग कैंपेन क्या है, इफेक्टिव नहीं है। तो इस चीज़ को भी जानने के लिए आप जो है वेब एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। हेल्प टू अंडरस्टैंड ROI ऑफ सोशल मीडिया कैंपेन, यानी कि जो सोशल मीडिया कैंपेन होता है उस पर कितना आपने इन्वेस्ट किया है और उसकी वजह से कितने लोग, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उस पर कुछ रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको भी आप आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। सपोज करिए आपने वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट के लिए 50,000 रुपीज़ खर्च किए, लेकिन अब वहाँ पे देखा कि आपने 1 लाख लोगों ने आपकी उस एडवर्टीजमेंट को देखा, लेकिन कन्वर्जन रेट कुछ है ही नहीं, तो यानी कि यहाँ पे आपको उस सोशल मीडिया कैंपेन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया पे जो है अपना एडवर्टीजमेंट दिया और लोग वहाँ पे देख ही नहीं रहे, उस एडवर्टीजमेंट का व्यूज़ ही नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर कहीं ना कहीं आपने गलत प्लेटफॉर्म यूज़ किया है। इंप्रूव SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि जब भी आप गूगल पे सर्च करने जाओगे तो सबसे पहले आपका वेबसाइट शो होगा। ठीक है, तो ये इंप्रूव तभी होगा ना जब आपको पता होगा कि क्या कीवर्ड्स, क्या की फ्रेजेस यूज़ करने चाहिए आपको अपने वेबसाइट में। आइडेंटिफाइंग पेन पॉइंट्स, यानी कि कहाँ पे है, कौन सा वो पेज है जहाँ पे कस्टमर आने के बाद वहीं से वापस चला जाता है, या फिर क्या कमियां हैं जिसकी वजह से जो कन्वर्जन रेट है वो घट रहा है या फिर बाउंस रेट बढ़ रहा है, ऐसा क्या है। तो जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे एनालिटिक्स का यूज़ करके, तो फिर आप उसको स्ट्रेटजी बनाकर इंप्रूव भी करोगे, और जब इंप्रूव कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और आप जो है उस पेन पॉइंट को रिमूव कर सकते हो। वहीं पे कुछ डिसएडवांटेज या लिमिटेशन कह लीजिए वेब एनालिटिक्स के हैं, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग, बट ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप पूरा डेटा कलेक्ट करोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसको जो है मॉनिटर भी करोगे, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, कॉस्टली भी होता है, क्योंकि आप जो है जो प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल एनालिटिक्स की बात करें तो फ्री है, बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, पेड होते हैं, तो पैसा भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। एक्यूरेसी जो है यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सही 100% एक्यूरेट हो, तो अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि जो डेटा है आपको मिल रहा है वो 100% एक्यूरेट हो। तो ये कुछ डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन है। तो होप आपको
क्लियर होगा कि वेब एनालिटिक्स क्या है, उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, उसके क्या कैटेगरीज हैं, उसकी क्या नीड है, क्या डिसएडवांटेज है। मैट्रिक्स क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। मैट्रिक्स मीन्स ए सिस्टम और स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, यानी किसी भी चीज़ को मेजर करने का क्या सिस्टम है, क्या स्टैंडर्ड है, उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर, EBIT, लेवरेज रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है और इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसी तरीके से वेबसाइट पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म होती हैं, बहुत सारे नंबर्स जो है हमें मिलते हैं। जैसे कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को देखा, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पर जो है वीडियो डाउनलोड किया, फिर कोई PDF फाइल डाउनलोड की, कितने लोग पहले ही पेज से वापस चले गए, कितने लोगों ने 30 मिनट आपके वेबसाइट पर बिताया, फिर कितने लोगों ने 5 मिनट आपकी वेबसाइट पर बिताए, कितने लोग हैं जो आपके वेबसाइट पर आते हैं और प्रोडक्ट परचेज करके जाते हैं, यानी कि टास्क को कंप्लीट करते हैं, गोल को कंप्लीट करते हैं। तो ये अलग अलग नंबर्स होते हैं जो कि वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, और उसको मेजर करने के स्टैंडर्ड को ही हम क्या कहते हैं, वेब मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग हाउ सक्सेसफुल अ वेबसाइट इज, तो उसको क्या कहते हैं, वेब मैट्रिक्स। या फिर कह लीजिए ए वैरायटी ऑफ मेजरमेंट मेड ऑन अ गिवन वेबसाइट इन ऑर्डर टू बेटर ट्रैक इट्स परफॉर्मेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि वेब मैट्रिक्स का यूज करके आप किसी भी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को, उसके स्टैटिस्टिक्स को मेजर कर सकते हो, उसको जान सकते हो। और इससे फायदा क्या होगा कि जब आपको अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, उसकी स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता रहेगा तो आप उसको और बेटर डेवलप कर सकते हो और अच्छा यूजर एक्सपीरियंस जो है प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स आर दी नंबर्स बिहाइंड सर्टेन वेरिएबल रिलेटेड टू वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट से रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जो नंबर होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो वेबसाइट से रिलेटेड जो कॉमन मैट्रिक्स होते हैं, जिसको हम वेब मैट्रिक्स कहते हैं, तो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, जैसे हिट्स, पेज व्यूज, विजिट्स, यूनिक पेज व्यूज, बाउंस रेट, और बाउंस रेट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, एवरेज टाइम ऑन साइट, रियल टाइम रिपोर्ट, ट्रैफिक सोर्स रिपोर्ट, कस्टम कैंपेन कंटेंट रिपोर्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन मैट्रिक्स हैं वेब मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो एक एक करके आप ओवरव्यू देख लेते हैं। तो हिट्स क्या होता है, देखिए हिट्स मीन्स रिफर्स टू द नंबर ऑफ फाइल्स डाउनलोडेड फ्रॉम साइट, यानी कि जब भी कोई विजिटर है, सपोज करके आपको जो है फेसबुक पेज ओपन करना है, तो जब आप गूगल पे फेसबुक पेज ओपन करते हो, सर्च करते हो, उसके बाद पेज ओपन होता है तो वो हिट कहलाता है। या फिर आप फेसबुक पे गए, कोई वीडियो डाउनलोड किया, कोई फोटो डाउनलोड किया, तो वो भी हिट कहलाएगा। यानी कि रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज दैट वेयर रिक्वेस्टेड फ्रॉम सर्वर, यानी कि आपने फेसबुक सर्वर से कितने डेटा रिक्वेस्ट की, कितने फिजिकल रिसोर्सेज को आपने जो है रिक्वेस्ट किया है, उसी को हम क्या कहते हैं, हिट्स कहते हैं। चाहे आपने एक पेज जो है सर्वर से मांगा है, चाहे आपने कोई फाइल डाउनलोड किया है, चाहे आपने कोई फोटो डाउनलोड की है या देखी है, वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो हिट्स कहलाएगी। क्लियर, यानी कि एक पेज, अब सपोज करके आपने फेसबुक का एक पेज ओपन किया, उसमें फोटो भी है, उसमें वीडियो भी है, उसमें टेक्स्ट भी है, तो ये क्या हो गया, 3 हिट हो गए। यानी कि ये क्या हो गया, 3 हिट हो गया। आपने 3 चीज़ें सर्वर से मांगी, पेज आया, पेज में 3 चीजें और आए, तो 3 हिट्स हो गए। क्लियर। इसी तरीके से दूसरा टर्म आता है पेज व्यूज। पेज व्यूज क्लियर ये है कि नंबर ऑफ पेजेस व्यूड, यानी कि कोई भी पेज है उसको कितनी बार देखा गया है। एक पेज को, जो वेबसाइट का पहला पेज होता है जिसको हम होम पेज कहते हैं, उसको 10 लोगों ने देखा या 20 लोगों ने देखा या 30 लोगों ने देखा, दैट इज पेज व्यूज। यानी कि वन पेज में कंटेन मेनी पिक्चर्स और फाइल्स, और एक पेज में बहुत सारे पिक्चर्स और बहुत सारे फाइल हो सकते हैं। क्लियर। जितने फाइल्स होंगे, जितने पिक्चर्स होंगे, उतने हिट्स भी होते हैं। क्लियर। तो वन पेज में कंटेन मेनी पिक्चर्स और फाइल, जो भी आप वेबसाइट पे होम पेज देखते हो या फिर जैसे अभी यूट्यूब पे ये पेज देख रहे होगे, आपके मोबाइल पे एक पेज है, तो ये क्या है, ये पेज कहलाता है। और इस पेज को कितने लोगों ने देखा हुआ, दैट इज पेज व्यूज। नेक्स्ट टर्म है विजिट। विजिट यानी कि नंबर ऑफ टाइम द समवन विजिट योर वेबसाइट, यानी आपके वेबसाइट को कितने लोगों ने कितनी बार विजिट किया है, उसको हम क्या कहते हैं, विजिट्स कहते हैं। वहीं पे दूसरा टर्म है मैट्रिक है यूनिक विजिटर। यूनिक विजिटर मीन्स अ पर्सन हु हैज विजिटेड द वेबसाइट एटलीस्ट वंस एंड इज काउंटेड ओनली वंस इन द रिपोर्टिंग टाइम पीरियड। आप सपोज करिए कि आप 24 आवर्स में ये जानना चाहते हो कि कितने यूनिक विजिटर्स थे, तो यूनिक विजिटर्स का मतलब क्या हो गया कि 24 आवर में किसने कम से कम एक बार देखा है। आप सपोज करिए कि आप जो है 24 घंटे में 10 बार किसी की वेबसाइट पे गए, तो 10 बार को आप एक ही बार काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक ही विजिटर हो, आपने 10 बार किया तो 10 बार नहीं लेंगे बल्कि एक ही बार करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से 24 आवर में कितने यूनिक विजिटर्स थे, यानी कि पर्सन हु हैज विजिटेड द वेबसाइट एटलीस्ट वंस एंड इज काउंटेड ओनली वंस इन द रिपोर्टिंग टाइम पीरियड। वहीं पे नेक्स्ट टर्म आता है यूनिक पेज व्यूज। यूनिक पेज व्यूज का मतलब क्या हो गया, हाउ मेनी विजिटर विजिटेड अ स्पेसिफिक पेज एक्सक्लूडिंग मल्टीपल व्यूज फ्रॉम ए सेम विजिटर इन अ सेशन। यानी कि सपोज करिए कि 24 आवर्स में आपको ये जानना है कि यूनिक पेज व्यूज कहते हैं कि एक पेज को कितने यूनिक विजिटर्स ने देखा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिक पेज व्यूज कहते हैं। और गूगल एनालिटिक्स में एक सेशन को 24 आवर्स कहा जाता है, यानी कि 24 आवर्स में कितने यूनिक पेज व्यूज हैं। यूनिक विजिटर यानी कि एक विजिटर 24 आवर में कितने अलग अलग विजिटर
विजिटर्स हैं जो कि आपके पेज को देखने आए हैं, चाहे वो एक बार देखें चाहे 10 बार देखें, वो एक ही बार काउंट होंगे। इसी तरीके से यूनिक पेज भी यानी कि किसी एक पेज को कितने यूनिक विजिटर्स ने देखा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिक पेज व्यूज कहेंगे। इसी तरीके से एक टर्म आता है बाउंस। बाउंस मतलब क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। बाउंस मतलब कि सिंगल पेज सेशन ऑन ए वेबसाइट, यानी कि क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी विजिटर है आपके वेबसाइट पे आता है और पहले पेज को देखता है, वहीं से वापस चला जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, बाउंस कहते हैं। बाउंस यानी कि वापस चला गया, टर्न हो गया। तो व्हेन समवन विजिट अ वेबसाइट एंड गोज बैक और क्लोज टैब विदाउट मूविंग टू नेक्स्ट पेज और स्क्रोलिंग डाउन, यानी कि आप क्या कहते हो कि कोई वेबसाइट ओपन किया तो पहला पेज ओपन हुआ, वहीं से आपने वापस चले गए या फिर आपने उस टैब को वहीं पे क्लोज कर दिया, तो उसको कहते हैं बाउंस होना। ठीक है, यानी कि विजिटर आया वहीं से वापस चला गया। बाउंस रेट क्या होता है, बाउंस रेट मींस नंबर ऑफ ए सिंगल सेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल विजिटर सेशन, यानी कि टोटल आपके वेबसाइट को कितने लोगों ने देखा और उसमें से कितने लोग पहले ही पेज से पहले ही विजिट से वापस चले गए, तो उसको क्या कहते हैं, बाउंस रेट कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ विजिटर बाउंस्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ विजिटर। अब सपोज करिए कि 100 टोटल विजिट्स हुए, ठीक है, 100 टोटल विजिटर से उसमें से 5 बाउंस्ड विजिटर से, यानी कि 5 लोग पहले पेज से वापस चले गए, तो बाउंस रेट क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक, यानी कि आपसे वेबसाइट पर कितना बाउंस रेट है, 5% है। तो इस तरीके से बाउंस रेट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जो बाउंस रेट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बाउंस रेट कम रहेगा यानी कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या है, वो अच्छी होगी, यानी कि जब भी कोई पर्सन आएगा तो अपना गोल या टास्क जिस भी पर्पज से आपकी वेबसाइट पे आया है वो कंप्लीट करके जाएगा। वरना बाउंस रेट ज़्यादा होगा तो यानी कि वो आपके वेबसाइट पे आता है, देख के पहले पेज से वापस चला जाता है। तो बाउंस रेट को इंप्रूव करना जरूरी है। तो उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अट्रैक्ट राइट विजिटर। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको वेबसाइट जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उस पर्पज से रिलेटेड लोगों को ही आप जो है अट्रैक्ट करिए, उन्हीं के ऊपर कैंपेन करिए, उन्हीं के ऊपर जो है आप जो है एडवर्टीजमेंट्स करिए, तभी जो है आपका बाउंस रेट कम होगा। स्पीड अप पेज लोड टाइम। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसका पेज ओपन नहीं होता है। जब पेज ओपन नहीं होता, टाइम लेता है, तो हम क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं। तो पेज लोड का टाइम भी जो है स्पीड करिए, बढ़ाइए उसको। प्रोड्यूस हाई क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट जो होना चाहिए वो हाई क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो लोग वहां से पहले ही पेज से वापस चले जाएंगे, उनको लगेगा कि आगे तो बेकार ही होगा। मेक कंटेंट एरर फ्री, यानी कि जो भी कंटेंट आप वहां पे दिखा रहे हैं, जो भी कंटेंट आप यूज कर रहे हैं वेबसाइट पे, वो एरर फ्री होना चाहिए, कोई भी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मॉनिटर टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज, यानी कि बाउंस रेट को मॉनिटर करिए, क्यों बाउंस रेट आ रहा है, क्या रीजन है, उसको टेस्ट करिए, चेंजेस लाइए और उसको ऑप्टिमाइज करिए, जिससे कि बाउंस रेट आपका जो है कम हो जाए। क्लियर। वहीं पे नेक्स्ट टर्म है एवरेज टाइम ऑन साइट, इसको हम कहते हैं सेशन ड्यूरेशन भी। एवरेज टाइम ऑन साइट मींस सोज एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन अ वेबसाइट, यानी कि किसी भी वेबसाइट पे जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं उन्होंने कितना ऑन एन एवरेज टाइम स्पेंड किया है। वो हाफ एन आवर आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं या फिर 5 मिनट आपके वेबसाइट पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वही चीज़ क्या है, एवरेज टाइम ऑन साइट। हाई बाउंस रेट, लो एवरेज टाइम स्पेंड, यानी कि अगर बाउंस रेट किसी भी वेबसाइट का ज़्यादा है तो यानी कि वहाँ पे लो एवरेज टाइम होगा, यानी कि लोग वहाँ पे कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑन एन एवरेज। तो बट ऑब्वियस बात है कि बाउंस रेट ज़्यादा यानी कि लोग वापस चले जा रहे हैं पहले पेज से, तो एवरेज टाइम भी क्या होगा, कम होगा। और अगर लो बाउंस रेट है तो एवरेज टाइम स्पेंड भी क्या होगा, वो हाई होगा। नेक्स्ट टर्म है रियल टाइम रिपोर्ट। रियल टाइम यानी कि एक नाम से क्लियर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंटली क्या हो रहा है आपकी वेबसाइट पर, वो रिपोर्ट ये शो करता है। तो मॉनिटरिंग एक्टिविटी एज इट हैपेंस ऑन साइट और ऐप, यानी कि किसी भी वेबसाइट पे या फिर किसी भी ऐप पे करंटली क्या चीज़ें हो रही है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करी, कौन सा पेज देखा जा रहा है, ठीक है, किसने लोग, कौन लोग हैं जो उन्होंने लॉग इन किया है, ये सारी चीज़ें जो है रियल टाइम में जो है आप वहाँ पे मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो रिपोर्ट अपडेटेड कंटिन्यूसली, यहाँ पे क्या होता है कि रिपोर्ट क्या होता है, कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा होता है। क्लियर। जैसे कि कितने पीपल हैं जो कि आपके साइट पे अभी करंटली हैं, कौन सा पेज वो देख रहे हैं। तो व्हाट इज करंटली गोइंग ऑन, रियल टाइम रिपोर्ट क्या शो करता है कि करंटली आपकी वेबसाइट पर क्या हो रहा है या फिर आपके ऐप पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट जो है यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलता है। जैसे ओवरव्यू रिपोर्ट। ओवरव्यू रिपोर्ट क्या है कि करंटली कितने एक्टिव यूजर हैं, मोबाइल से यूज कर रहे हैं कि डेस्कटॉप से यूज कर रहे हैं, टॉप एक्टिव पेजेस, कौन सा पेज है जो सबसे ज़्यादा देखा गया है, कौन से रेफरल लिंक है जिससे जो आए हैं आपके वेबसाइट पर, कीवर्ड्स कौन सा है जो सर्च किया जा रहा है आपके वेबसाइट को लेकर, और टॉप लोकेशन यानी कि किस जगह से आपके वेबसाइट को देखा जा रहा है ज़्यादा। तो ये ओवरव्यू रिपोर्ट है, यानी कि यहाँ पे ओवरव्यू होता है। लेकिन डिटेल रिपोर्ट आपको जाना है तो जैसे लोकेशन रिपोर्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एक्टिव यूजर, यानी कि जो एक्टिव यूजर्स हैं उनके जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, यानी कि कहाँ कहाँ से लोग आपकी वेबसाइट को अभी करंटली देख रहे हैं। कंटेंट रिपोर्ट, यानी कि कौन सा एक्टिव पेज है जिसको लोग देख रहे हैं और कितना है, सबसे ज़्यादा
कौन से पेज को देखा जा रहा है, उसके बाद कौन से पेज को देखा जा रहा है। तो कंटेंट रिपोर्ट, इवेंट रिपोर्ट यानी कि कौन कौन से टास्क है जिसको कंप्लीट किया जा रहा है विजिटर द्वारा, तो इवेंट रिपोर्ट। यहीं पे कन्वर्जन रिपोर्ट आता है। कन्वर्जन रिपोर्ट मींस कितने लोग हैं जो कि कन्वर्ट हो गए, यानी कि आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट परचेज करने आए थे तो उन्होंने आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, तो कन्वर्जन रिपोर्ट कितना है। तो ये रियल टाइम रिपोर्ट है। ये क्या है, करंटली जो एक्टिविटीज़ आपकी वेबसाइट पर या ऐप पे परफॉर्म हो रही होती हैं उसके रिलेटेड रिपोर्ट ये शो करता है। इसी तरीके से है ट्रैफिक सोर्स रिपोर्ट। ट्रैफिक सोर्स रिपोर्ट मतलब कि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, किन सोर्सेज से आ रहा है। तो शोज सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक फॉर योर वेबसाइट, यानी कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। तो अलग अलग ट्रैफिक होते हैं, जैसे डायरेक्ट मीन्स बहुत बार आप क्या करते हो कि यूआरएल या फिर कोई वेब एड्रेस से सीधे टाइप करते हो, सीधे वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक, यानी कि सीधे आपने वेबसाइट पे पहुंचा है लिंक का यूज करके। क्लियर। वहीं पे सोशल मीन्स की फेसबुक, ट्विटर या फिर किसी और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे आपको लिंक मिला और आपने उस लिंक पे क्लिक किया और फिर आप जो है उस वेबसाइट पे पहुंचे, तो इसको सोशल सोर्स कहेंगे। ईमेल पे आपके पास कहीं से ईमेल आया था लिंक का, और लिंक आपने ईमेल में जो लिंक आया उस पर क्लिक करके आप जो वेबसाइट पे पहुंचे। वहीं पे ऑर्गेनिक सर्च, यानी कि गूगल, याहू जो सर्च इंजन होते हैं वहां पे आप सर्च करते हो और सर्च करने के बाद उस वेबसाइट पे पहुंचते हो, तो ऑर्गेनिक सर्च कहते हैं। रेफरल यानी कि किसी ने आपको रेफ़र किया था, या फिर आप देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग रेफरल लिंक यूज़ करते हैं कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, तो रेफरल लिंक होता है, तो उसके थ्रू आप पहुंचे हो। या फिर सर्च इंजन ट्रैफिक, यानी कि आप जो सर्च इंजन पे जाते हो वहाँ पे पेड सर्च या फिर ऑर्गेनिक सर्च होता है, उसके थ्रू जो है आप किसी वेबसाइट पर पहुँच रहे हो, तो ये शो करता है ट्रैफिक सोर्स रिपोर्ट, यानी कि कहाँ से आपके पास वेबसाइट पर जो विजिटर्स आ रहे हो किन सोर्सेज से आ रहे हैं। और जब आपको ये पता होगा तो आप अपने उस अकॉर्डिंग जो है डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट करना है और कहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स नहीं करना है। अब नेक्स्ट टर्म है कस्टम कैंपेन। कस्टम कैंपेन क्या है, एक टूल है जिससे ये ट्रैक किया जाता है कि आपके साइट विजिटर्स जो होते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। एक ग्रेट टूल टू ट्रैक वेयर योर साइट्स विजिटर आर कमिंग फ्रॉम। ये कस्टम कैंपेन होता है। कस्टम कैंपेन आर क्रिएटेड बाय एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द लिंक दैट यूजर क्लिक ऑन टू गेट टू योर साइट। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार लोग जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो कैंपेन चलाती हैं, यानी कि एडवर्टीजमेंट्स करवाती हैं। तो अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वो अपना कैंपेन एडवर्टीजमेंट कर रही होती हैं। तो जो लिंक होता है जिसके थ्रू जो है जो विजिटर्स हैं वो आपके वेबसाइट पे आते हैं, तो उस लिंक में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, कस्टम कैंपेन। इसी से क्या कहते हैं, कस्टम कैंपेन। ये होता क्यों है, इससे आप ट्रैक कर सकते हो कि जो विजिटर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिंक टैगिंग एंड द इन्फॉर्मेशन एडेड टू द लिंक्स इज कॉल्ड यूटीएम पैरामीटर। और जो लिंक में इन्फॉर्मेशन ऐड किया जाता है उसको हम यूटीएम पैरामीटर या फिर कैंपेन टैग कहते हैं। यूटीएम का मतलब होता है अर्जेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल। ठीक है, तो ये शॉर्ट पीस ऑफ कोड होता है जो कि लिंक में ऐड कर दिया जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, कस्टम कैंपेन। क्लियर। तो ये क्यों यूज होता है, जिससे कि आप ट्रैक कर सको कि जो आपके विजिटर्स हैं वो आ कहां से रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या है कि आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन यूआरएल वन वांट्स टू ट्रैक, यानी कि आपको कौन सा यूआरएल ट्रैक करना है, पहले उसको आइडेंटिफाई करिए। अब उसके बाद जो है आप यूटीएम पैरामीटर्स चूज करिए। तो 5 यूटीएम पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला है यूटीएम अंडरस्कोर कैंपेन। तो यहाँ पे क्या है, कैंपेन नेम या प्रमोशन कोड को आप डाल सकते हैं और उससे फिर आप सर्च कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से कैंपेन नेम से या फिर कौन से प्रमोशन कोड से जो है आपके पास ट्रैफिक सोर्स आ रहा है। या फिर यूटीएम मीडियम है, यानी कि ईमेल के थ्रू आ रहा है या फिर बैनर के थ्रू आ रहा है। यूटीएम सोर्स है, यानी कि कौन से एडवर्टाइजर या कौन से साइट से आ रहा है। यूटीएम टर्न है, टर्म में कीवर्ड्स, यानी कि कौन से कीवर्ड को सर्च करके हमारे वेबसाइट पे आ रहा है। या फिर यूटीएम कंटेंट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएट कंटेंट और लिंक विद इन अ सिंगल एडवर्टीजमेंट। एक ही एडवर्टीजमेंट में अलग अलग कंटेंट होते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूटीएम कंटेंट का यूज़ किया जाता है। तो ये 5 अलग अलग यूटीएम पैरामीटर्स हैं, और इनमें से आपको कोई सा भी जो है पैरामीटर आप जो है अपने लिंक में ऐड करेंगे और फिर आप यूआरएल को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्रिएट अ ट्रैकिंग लिंक बाय एडिंग टैग, यानी कि ये टैग को ऐड करिए और लिंक क्रिएट करिए। जैसे कि आपको ये जानना है कि कौन से ट्विटर से कितने लोग आ रहे हैं, तो यूटीएम अंडरस्कोर सोर्स इज इक्वल टू ट्विटर, इसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे उस लिंक में, यूआरएल में, और फिर आप जो है उस लिंक को ट्रैक कर सकते हैं। प्लेस द ट्रैकिंग लिंक और देन चेक योर रिपोर्ट ऑन द गूगल एनालिटिक्स। उसके बाद आप गूगल एनालिटिक्स पे चेक
करिए कि कहाँ पे ट्विटर से कितने लोग उस ऐड को देख के आ रहे हैं। क्लियर। वहीं पे एक नेक्स्ट टर्म है कंटेंट रिपोर्ट। कंटेंट रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि अ वे दैट यू कैन एनालाइज वेरियस मैट्रिक्स दैट शो हाउ योर कंटेंट इज परफॉर्मिंग, यानी कि कंटेंट रिपोर्ट यानी कि कंटेंट आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट होता है उसको कंटेंट रिपोर्ट कहते हैं। इट अलाउज यू टू व्यू व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग, यानी कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। यानी कि बहुत बार होता है कि बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो कौन सा पेज ज़्यादा देखा जा रहा है, कौन सा पेज कम देखा जा रहा है। यानी कि जो पेज ज़्यादा देखा जा रहा है वो परफॉर्म कर रहा है, जो पेज कम देखा जा रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा? कंटेंट के रिपोर्ट से पता चलता है। मेकिंग अवेयर ऑफ व्हाट कंटेंट नीड्स टू बी चेंज, यानी कि इससे क्या पता चलेगा कि जो काम नहीं कर रहा है, जो पेज कम देखा जा रहा है उस पर आपको चेंज करने की जरूरत है। इंप्रूव्ड और केप्ट ऑनगोइंग इन ऑर्डर टू रीच योर बिजनेस गोल, यानी कि कौन सा पेज चेंज करने की जरूरत है, कौन सा पेज इंप्रूव करने की जरूरत है, कौन सा पेज एज इट इज रहने की देने की जरूरत है जिससे कि आप अपने बिजनेस गोल को अचीव कर सके। तो कंटेंट रिपोर्ट यानी कि कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। जो आप वेब पेजेस बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस बनाए हैं, उसमें जो कंटेंट्स आपने डाले हैं, कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा कंटेंट पुअर है, ये आपको जो है कंटेंट रिपोर्ट बताता है। और इससे क्या होता है कि इससे आप जो है ट्रैक कर सकते हो जो कंटेंट खराब है उसको चेंज करके इंप्रूव करके और जो है आप उसको अपने बिजनेस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो होप आपको क्लियर होंगे कॉमन मैट्रिक्स क्या हैं वेब मैट्रिक्स के भी। ट्रैफिक क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे। ट्रैफिक का मतलब भीड़ यानी नंबर ऑफ पीपल। आप कहते हैं ना कि रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है यानी कि भीड़ ज़्यादा है, या फिर रोड पे ट्रैफिक कम है यानी कि भीड़ कम है, नंबर ऑफ पीपल रोड पे कम है। इसी तरीके से वेबसाइट पर कितनी ट्रैफिक है उसको हम कहते हैं वेब ट्रैफिक, यानी कि कितने नंबर ऑफ विजिटर्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं, वही चीज़ वेब ट्रैफिक कहलाती है, या फिर ऑनलाइन ट्रैफिक या फिर इंटरनेट ट्रैफिक भी कहते हैं। तो ये क्या रेफर करता है? रेफर्स टू वेब यूज़र हु विजिट अ वेबसाइट, यानी कि कितने वेब यूजर्स हैं जो कि किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। या फिर नंबर ऑफ विजिटर्स विजिटिंग अ वेबसाइट इज द ट्रैफिक फॉर दैट वेबसाइट, यानी किसी वेबसाइट को कितने नंबर ऑफ विजिटर्स हैं जो उस वेबसाइट को देख रहे हैं, उस वेबसाइट का वो ट्रैफिक होगा। क्लियर। अभी जो ट्रैफिक है यानी कि ट्रैफिक कहाँ से आता है, तो ये ट्रैफिक एक तो होता है डायरेक्ट ट्रैफिक जो कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है। डायरेक्ट ट्रैफिक क्या हुआ कि आपको पता है कि अमेजोन की वेबसाइट पे जाना है, आप अमेजोन का यूआरएल लिंक टाइप करते हो और सीधे वेबसाइट पे पहुंच जाते हो। तो इस टाइप के विजिटर्स को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ट्रैफिक। वहीं पे दूसरा होता है रेफरल ट्रैफिक। रेफरल ट्रैफिक क्या होता है कि आपको किसी ने रेफर किया, यानी कि आपको किसी ने लिंक भेजा और उस लिंक को क्लिक करके आप जो है उस वेबसाइट पे जाते हो, तो उस टाइप के ट्रैफिक को हम कहते हैं रेफरल ट्रैफिक। वहीं पे तीसरा आता है सोशल ट्रैफिक। सोशल ट्रैफिक मीन्स कि जो सोशल मीडिया पेजेस होते हैं वहां से आपने लिंक पाया और वहां से जो है आप वेबसाइट पे गए, तो उसको कहते हैं सोशल मीडिया ट्रैफिक या सोशल ट्रैफिक। वहीं पे इसके अलावा एक और ट्रैफिक आता है दैट इज सर्च ट्रैफिक। सर्च ट्रैफिक मीन्स जो सर्च इंजन का यूज करके यानी गूगल, याहू, इन सब का यूज करके जब आप वेबसाइट को सर्च करते हो और उसके बाद जो है आप विजिट करते हो तो उसको कहते हैं सर्च ट्रैफिक। तो ये जो सर्च ट्रैफिक होता है इसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सा? ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड पेड ट्रैफिक। क्लियर। ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड पेड ट्रैफिक। अब सपोज करिए गूगल, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, तो गूगल में क्या है कि आप गूगल सर्च इंजन पे जाते हैं तो वहाँ पे आपने सपोज करिए कि आपको लैपटॉप परचेज करना है, तो आपने टाइप किया लैपटॉप, गूगल में सर्च में आप टाइप किए लैपटॉप। अब जब लैपटॉप टाइप करके एंटर दबाते हैं तो आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ वेबसाइट के नाम जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर और जब स्क्रॉल डाउन नीचे करके जाएंगे तो और फर्दर स्नैपडील वेबसाइट के नाम आ जाएंगे। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि कुछ एड्स वहाँ पे दिख रहे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा ऐड, जहाँ पे आपको डेल इंडिया, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, सैमसंग, डेल इंडिया, इन सब के साइड से एड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब कोई जो विजिटर है इस लिंक को, जहाँ पे लिंक दिख रहा है ना आपको लेफ्ट साइड में अमेजोन का लिंक है या लैपटॉप amazon.in, इसको क्लिक करके जब आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक यानी कि नेचुरल ट्रैफिक। यानी कि आपने सर्च वेबसाइट पे गए, सर्च इंजन पे गए और आपको जो है पता नहीं है आपको लैपटॉप चाहिए तो आपने लैपटॉप ढूंढा या फिर बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 आपने सर्च किया, उसके बाद जो भी लिंक्स आपको वहाँ पे शो हो जाते हैं उसमें से आपने क्लिक किया और आप जो है वेबसाइट पे गए, तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक। वहीं पे दूसरा ट्रैफिक क्या हो जाएगा? पेड ट्रैफिक। पेड ट्रैफिक का मतलब कि जो ऐड आ रहे हैं, जो ऐड आ रहे होते हैं उन लिंक पे क्लिक करके अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो उस टाइप के विजिट को क्या कहेंगे, उस टाइप के ट्रैफिक को क्या कहेंगे? पेड ट्रैफिक कहेंगे। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपने सर्च किया, उस वेबसाइट की फेमस होने की वजह से वो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर आता है और आपने उसी वेबसाइट को क्लिक करके उसके वेबसाइट पे चले गए तो उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। वहीं पे पेड ट्रैफिक क्या हो गया कि आपने कुछ सर्च किया लेकिन वेबसाइट बहुत सारे आते हैं, उसके साथ साथ कुछ पेड एडवर्टाइजमेंट्स भी आपको वहाँ पे सर्च इंजन पे दिखाई देते हैं, आप जो है एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके उसके वेबसाइट पे जाते हो तो उसको कहते हैं पेड ट्रैफिक। क्लियर। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या हो गया? ऑर्गेनिक ट्रैफिक मीन्स
ट्रैफिक दैट कम्स टू वेबसाइट फ्रॉम सर्च रिजल्ट एक्सक्लूडिंग पेड एड्स एंड डायरेक्ट ट्रैफिक, यानी कि सर्च रिजल्ट से जो भी ट्रैफिक आता है आपके वेबसाइट पे वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा। लेकिन याद रहे कि सर्च रिजल्ट में अगर कोई पेड एडवर्टीजमेंट था आपके वेबसाइट का या फिर कोई डायरेक्ट ट्रैफिक आया तो उसको छोड़ के जो भी ट्रैफिक होगा वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाएगा। तो आर दोज विजिटर्स दैट लैंड ऑन वेबसाइट फ्रॉम अनपेड सोर्सेज, यानी कि वो सभी ट्रैफिक सोर्सेज या फिर वो सभी विजिटर्स जो अनपेड सोर्सेज से जो है आपके वेबसाइट पर आए हैं उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक या फ्री ट्रैफिक कहते हैं। तो फॉर दिस, इस केस में ऑर्गेनिक ट्रैफिक के केस में विजिटर्स को आपके वेबसाइट के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी वो आपके वेबसाइट पर आएगा। वरना आपके वेबसाइट के बारे में जब उसको कुछ आइडिया ही नहीं होगा तो वो आपके वेबसाइट पर क्यों आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक के केस में आपके प्रोडक्ट के बारे में उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। वहीं पे दूसरा है पेड ट्रैफिक। पेड ट्रैफिक क्या हो गया, ट्रैफिक दैट कम्स टू वेबसाइट फ्रॉम पेड या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। क्लियर। यानी कि यहाँ पे पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से जो वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है उसको हम पेड ट्रैफिक कहेंगे। जो गूगल सर्च में आप गए, गूगल सर्च में आपने सर्च किया, वहाँ पे जितने भी एड्स दिख रहे होंगे उन एड्स में से अगर आप क्लिक करके वेबसाइट पे जाते हो तो उसको हम क्या कहेंगे, पेड ट्रैफिक कहेंगे। तो व्हेन अ पर्सन सर्चेस फॉर द कीवर्ड द एड फॉर योर साइट वुड कम अप एंड दे कुड क्लिक ऑन इट। आपको परचेज करना है लैपटॉप, आपने गूगल पे जाके सर्च किया लैपटॉप सर्च करने पे वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे, उनमें से कुछ ऐसे लिंक्स होंगे जो पेड होंगे, यानी कि जो ऐड होंगे। अगर आप उस ऐड वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे तो वो पेड ट्रैफिक कहलाएगा। दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग इज ऑफन पेड फॉर बेस्ड ऑन CPC, जिसको कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। यहाँ पे क्या होता है कि जितनी जब भी आप कुछ सर्च करोगे और उस पर जब ऐड आ जाएगा तो उस ऐड पे जब भी कोई विजिटर क्लिक करेगा तो उतना ही पेमेंट उसके लिए जो है वेबसाइट को करना पड़ेगा, गूगल को। दैट मीन्स द एडवर्टाइजर pays for the amount of traffic going to their page because of this ad, यानी कि जो वेबसाइट का ऑनर होता है वो जो है गूगल को पे करेगा जितने भी ट्रैफिक जो है उस पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू आएंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पेड ट्रैफिक कहते हैं। यानी कि उन विजिटर्स को अपने वेबसाइट पर लाने के लिए उनको पेमेंट करना पड़ता है, तो इसी वजह से क्या हुआ, पेड ट्रैफिक। तो ये जो ट्रैफिक होता है इसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो क्वालिटी कंटेंट। बट ऑब्वियस बात है कि जब आप क्वालिटी कंटेंट दोगे विजिटर्स को तो पेड ट्रैफिक जो है या फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो बढ़ेगा। पब्लिश क्वालिटी कंटेंट रेगुलरली। अब ये नहीं कि एक बार आपने क्वालिटी कंटेंट दी उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, रेगुलरली जो है आप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करिए। यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इन योर कंटेंट, यानी कि जो कीवर्ड्स होते हैं कि उसको आपको यूज करना है। अब सपोज करिए कि अमेजोन है, लैपटॉप सेल कर रहा है लेकिन लैपटॉप कीवर्ड्स वो यूज ही नहीं कर रहा है, तो जब भी कोई गूगल पे कीवर्ड लैपटॉप डालेगा तो वो गूगल अमेजोन के वेबसाइट को शो ही नहीं करेगा, इसलिए कीवर्ड्स का यूज करना जरूरी है। इंक्लूड मीडिया एंड इंटरनल लिंक्स, आपको जो है मीडिया और इंटरनल लिंक्स को भी इंक्लूड करने की जरूरत होनी चाहिए, तभी आपका जो है ट्रैफिक सही होगा, यानी कि जो आपका सर्च इंजन में जो लिंक आएगा वो अच्छे से आएगा। यूज सोशल मीडिया का यूज़ करिए और ईमेल एडवर्टीजमेंट या न्यूज़लेटर में भी जो है आपको यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपके वेबसाइट के बारे में लोग जानें। क्लियर। अब बात कर लें गूगल एडवर्ड क्या होता है। गूगल एडवर्ड जो उसको आप गूगल एड्स के नाम से जानते हो, तो ये क्या है, एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है डेवलप बाय गूगल। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेयर एडवर्टाइजर्स बिड टू डिस्प्ले ब्रीफ एडवर्टीजमेंट्स, सर्विस ऑफरिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग और वीडियोज टू वेब यूजर। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज से कि आपकी कोई वेबसाइट है और आपको जो है एडवर्टीजमेंट कराना है अपने वेबसाइट का या फिर अपने किसी प्रोडक्ट का या फिर अपने किसी सर्विस का, तो आप गूगल एडवर्ड पे जाते हो, गूगल एड्स पे जाते हो। क्लियर। वहां पे जाते हो, वहां पे आप बिड देते हो और आपके जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो गूगल हर जगह शो करेगा, चाहे वो मोबाइल ऐप में हो, चाहे वो सर्च इंजन में हो, चाहे वो फिर किसी वीडियो पे हो। गूगल जो है वो एड्स वहां पे दिखाना शुरू कर देता है और जब भी उसको कोई क्लिक करके जाएगा आपके वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। तो इट कैन प्लेस एड्स बोथ इन द रिजल्ट ऑफ सर्च इंजन लाइक गूगल सर्च एंड ऑन नॉन सर्च वेबसाइट, मोबाइल ऐप एंड वीडियोज। यानी कि चाहे वो सर्च इंजन में हो या फिर किसी वेबसाइट पे, किसी मोबाइल ऐप पे या फिर किसी वीडियोज पे हो, वो गूगल जो है आपका ऐड वहाँ पे दिखाता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे जैसे सरकारी रिजल्ट.com है, तो जब आप उस वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे ऐड आते हैं, तो क्या है, वो गूगल एडवर्ड्स की वजह से वहाँ पे आ रहे हैं। आप कोई मोबाइल ऐप यूज़ करते हो तो मोबाइल ऐप यूज़ करते हो तो उसमें भी बहुत सारे एड्स आने लग जाते हैं, तो वो क्या है, वो गूगल एडवर्ड की वजह से आ रहे हैं। सर्च इंजन पर जो आपको एड्स दिख रहे हैं वो तो गूगल की वजह से दिखते ही हैं, तो यही गूगल एडवर्ड होता है। तो गूगल एडवर्ड क्या है, एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की ऐड करवानी है, ऐड दिखाना है, तो आप गूगल एडवर्ड
डॉट पे जाइए, वहाँ पे बिड चूज़ करिए और जो है आप जाके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एड्स शो कर सकते हैं, यानी कि गूगल ही एड शो करेगा, बस आपको जो है गूगल एडवर्ड पे जाना होगा। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको पहले वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जो है आपको लॉगिन करना होगा, फिर अपना कैंपेन टाइप और नेम चूज़ कर लेना है, फिर वहाँ पे ऐड डिस्प्ले कैसा चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, आपका बजट क्या है वो सेलेक्ट कर लीजिए, कीवर्ड्स जिससे रिलेटेड, जैसे कोई कुछ सर्च कर रहा है तो उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट है, उसके लिए कीवर्ड्स होना चाहिए आपका, फिर एक ऐड बनाइए और जो है आप उसको सेटअप कर दीजिए और फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है कर सकते हैं यहाँ पे कि कितने लोग ऐड के, यानी कि गूगल एडवर्टीजमेंट की वजह से कितने ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, उसको आप जो है गूगल एडवर्ड से ट्रैक भी कर सकते हैं। क्लियर? तो गूगल एडवर्ड क्या हो गया, अगर आपको ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स करवानी है डिफरेंट वेबसाइट्स पे, वीडियोस पे या फिर सर्च इंजन्स पे या फिर नॉन पेड जो है नॉन सर्च वेबसाइट्स पे, तो फिर आप गूगल एडवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बेनिफिट क्या है गूगल एडवर्ड्स का, बट ऑब्वियसली बात है कि ट्रैफिक क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई मैसिव रीच है ना गूगल का, आजकल हर लोग गूगल सर्च करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको जो है मिलेगा अगर आप गूगल एडवर्ड का यूज़ करते हैं। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, आपकी ब्रांड अवेयरनेस जो है वो बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, मेंटेन फुल कंट्रोल ऑफ योर कैंपेन एट ऑल टाइम। यहाँ पे जो गूगल एडवर्ड है अगर आप उसका यूज़ करते हो तो आप जो है पूरा रिसर्च कर सकते हो, पूरा जान सकते हो कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो है एड्स दिखाए जा रहे हैं और कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि कितना ट्रैफिक उससे जनरेट हो रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज़ की कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, यहाँ पे आसानी से आप जो है कम पैसों में एडवर्टीजमेंट शो कर सकते हैं। तो ये गूगल एडवर्ड्स के कुछ बेनिफिट है। तो होप आपको क्लियर होगा कि ट्रैफिक क्या होता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है, पेड ट्रैफिक क्या होता है और गूगल एडवर्ड क्या होता है। गूगल एनालिटिक्स, सपोज करिए कि आपकी कोई वेबसाइट है और आप ये जानना चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर करंटली कितने यूजर्स हैं, कितने विजिटर्स हैं, कितना टाइम वो जो है आपकी वेबसाइट पे व्यतीत करते हैं, यानी कि जब उन्होंने पहला पेज ओपन किया और लास्ट पेज उन्होंने कितने ड्यूरेशन तक देखा, विच पेज उन्होंने कौन सा पेज विजिट किया, कौन सा कंटेंट उन्होंने देखा, ठीक है। उसके साथ साथ यानी आपकी वेबसाइट के साथ साथ वो कौन सा दूसरा वेबसाइट है जो कि वो देखते हैं, या फिर उन्होंने कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स किए, कौन से उन्होंने कन्वर्जन्स प्रोडक्ट परचेज किए, कौन सा प्रोडक्ट सर्च किया, ये सारी चीज़ों के अगर बारे में आपको जानना है तो गूगल एनालिटिक्स वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। होता क्या है कि बीइंग अगर विजिटर, आप सपोज हम हैं और आप हैं, तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम सिर्फ एक वेबसाइट पर नहीं जाते, हम मल्टीपल वेबसाइट पर जाके उसको देखते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स आपको ये भी बता देगा कि आपका जो विजिटर है वो आपकी वेबसाइट के अलावा और कौन कौन से विजिटर और कौन कौन से वेबसाइट है जो कि विजिट करता है। तो गूगल एनालिटिक्स ये चीज़ बताता है। गूगल एनालिटिक्स आपको ये स्टैटिस्टिक देगा कि किस एज ग्रुप के जो है आपके वेबसाइट देख रहे हैं, यानी कि 18 to 20 एज के ग्रुप देख रहे हैं, या फिर 20 to 25 एज ग्रुप के देख रहे हैं, या फिर सीनियर सिटीजन्स यानी कि 70 प्लस है, 60 प्लस है, यानी कि आपको जो है एज वाइज आपको दिखा देता है। प्लस आपको जियोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग दिखा देगा कि इंडिया से देख रहे हैं कि पाकिस्तान से देख रहे हैं, श्रीलंका से देख रहे हैं, फिर किसी दूसरे कंट्री से देख रहे हैं, कि यानी कि वो उनका ओरिजिन क्या है वो भी दिखा देता है। तो गूगल एनालिटिक्स इसी काम पे आता है। तो गूगल एनालिटिक्स क्या है, एक फ्री वेब एनालिटिक्स सर्विस है जो कि ऑफर्ड किया जाता है गूगल द्वारा, और ट्रैक करता है और रिपोर्ट करता है वेबसाइट ट्रैफिक को। तो वेबसाइट ट्रैफिक यानी कि वेबसाइट पे जो विजिटर्स हैं उनके बारे में डिटेल्स को ट्रैक करता है और रिपोर्ट करता है, और जो है स्टैटिस्टिकल डेटा जो है प्रोवाइड करता है किसको, वेबसाइट ऑनर को, जिससे कि वो एक स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग ले सकें। होता क्या है कि हम भी जब भी कोई वेबसाइट में कुछ सर्च करते हैं तो कोई ना कोई कीवर्ड्स यूज करते हैं, क्लियर। तो वो कीवर्ड्स कौन सा यूज किया गया है विजिटर द्वारा, वो भी जो है गूगल एनालिटिक्स आपको बता देगा कि कौन सा कीवर्ड है जो कि विजिटर्स जो है यूज करते हैं किसी भी चीज को सर्च करने के लिए। तो ये क्या है, गूगल एनालिटिक्स गिव्स द टूल्स यू नीड टू बेटर अंडरस्टैंड योर कस्टमर, यानी कि जो वेबसाइट के कस्टमर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, उनको अगर आपको समझना है कि वो कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, कौन सा वेबसाइट पे है जो नॉर्मली देखते हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट वो सर्च करते हैं, क्या टॉपिक है जो सर्च करते हैं, इसके बारे में अगर जानना, उनकी एज ग्रुप क्या है, उनका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये सब जानना है तो गूगल एनालिटिक्स जो है वो प्लेटफॉर्म है। तो गूगल एनालिटिक्स जो है वो 2005 में गूगल ने जब अर्चिन सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन को परचेज किया था, उसके बाद इसको जो है गूगल एनालिटिक्स को उन्होंने लॉन्च किया था। तो ये फ्री वेब एनालिटिक्स है, यानी कि अगर आप वेबसाइट चलाते हो तो आसानी से आप जो है अपने वेबसाइट के बारे में ये पूरी डिटेल जान सकते हो कि कौन यूज़र हैं, कितने विजिटर्स हैं, अभी करंटली कितने देख रहे हैं, कितना समय वो जो है आपके वेबसाइट पे बिताते हैं, कितना कौन कौन सा पेज है जो कि ज़्यादा देखा जाता है, कौन सा कंटेंट है जो उनको ज़्यादा पसंद है, या फिर वो लोग जो हैं कौन सा प्रोडक्ट है सर्च कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, कितनी प्राइस रेंज क्या उन्होंने ढूंढा है। हम लोग करते नहीं है, फिल्टर करते हैं कि लो टू हाई या प्राइस लो टू हाई या फिर हाई टू लो प्राइस कर रहे
हैं, या फिर हम लोग करते हैं प्रोडक्ट बिलो 10,000, प्रोडक्ट बिलो 20,000। तो इस टाइप की कैटेगरी के जब हम फिल्टर करते हैं तो ये हमारा यूज़र बिहेवियर है, और इसको क्या है गूगल एनालिटिक्स ट्रैक कर रहा है, और आगे चल के जो वेबसाइट ऑनर है वो ना आपको इसी तरीके का सजेशन देगा। आप सपोज कि आपने किसी वेबसाइट पर सर्च कर लिया कि प्रोडक्ट बिलो 10,000, तो आगे जब दोबारा वेबसाइट को देखेंगे ना तो आपको प्रोडक्ट बिलो 10,000 पहले से ही सजेशन में दे देगा। तो ये हेल्प करता है गूगल एनालिटिक्स वेबसाइट ऑनर को। तो आप गूगल एनालिटिक्स अगर कभी यूज़ किया हो तो आपको देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो गूगल एनालिटिक्स जो डेटा है वो आपको बार डायग्राम में, लाइन डायग्राम में, पाई चार्ट में जो है आपको डिटेल्स डेटा वहाँ पे शो करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो आप पाई चार्ट देख रहे हैं कि कितना है जो कि पेड सर्च से आए हैं, मतलब जो वेबसाइट ट्रैफिक है, तो कितना विजिटर्स हैं जो कि पेड सर्च से आए, कितने हैं जो ईमेल से आए, कितने हैं जो सोशल लिंक से आए, कितने हैं जो डायरेक्ट आए हैं, कितने लोग हैं जो कि किसी और रेफरल से आए हैं। फिर नीचे आप देखेंगे नंबर्स दिए गए हैं कि कितना सेशन उन्होंने, 4,635 सेशन, कितना एवरेज सेशन रहा है, न्यू सेशन कितना रहा है, बाउंस रेट कितना रहा है। ये सारी डिटेल्स जो है आपको गूगल एनालिटिक्स आपको शो करता है, और इन सब डिटेल्स का यूज़ करके जो वेबसाइट ऑनर्स होते हैं वो जो है स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि उनको अपने वेबसाइट में क्या चेंजेस करने हैं, कैसे एडवर्टाइजिंग करनी है, क्या लिंक्स रखने चाहिए, क्या कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए, इन सब पे जो है वो हेल्प करता है। तो गूगल एनालिटिक्स की वर्किंग की बात करें कि ये वर्किंग कैसे काम करता है, तो गूगल एनालिटिक्स एक्वायर यूज़र डेटा फ्रॉम ईच वेबसाइट विजिटर थ्रू द यूज़ ऑफ पेज टैग। तो गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, जावास्क्रिप्ट पेज टैग का यूज़ करता है। ये जावास्क्रिप्ट पेज टैग क्या होता है, ये हर पेज में जो है इंसर्ट कर जाता है। ये कोड होता है जो कि इंसर्ट कहते हैं। जब वेबसाइट बनता है तो जो पेज बनता है ना वो HTML फॉर्मेट में बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट कोड होता है, उस कोड को जो है उस हर पेज में डाला जाता है, जिससे कि यूज़र क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहा है वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ए जावास्क्रिप्ट पेज टैग इज इंसर्टेड इनटू द कोड ऑफ ईच पेज। दिस टैग रन इन द वेब ब्राउजर ऑफ ईच विजिटर कलेक्टिंग डेटा एंड सेंडिंग इट टू वन ऑफ गूगल्स डेटा कलेक्शन सर्वर। तो ये क्या होता है कि जो भी वेब विजिटर्स होते हैं उनके वेब ब्राउजर में ये टैग रन करता है और उनका पूरा डेटा जो है कलेक्ट करता है। तो गूगल एनालिटिक्स कैन देन जनरेट कस्टमाइजेबल रिपोर्ट to track and visualize data such as number of users, bounce rate, average session duration, session by channel, page views, goal completion and more। तो जब गूगल एनालिटिक्स ये सारे डेटा ट्रैक करता है तो उसके बेसिस पे फिर आपको जो है एक रिपोर्ट दे देता है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने यूजर्स हैं, कितने लोग करंटली विजिट कर रहे हैं, बाउंस रेट क्या है, एवरेज सेशन क्या है, सारी डिटेल्स जो है आप वहाँ से निकाल सकते हैं। द पेज टैग फंक्शन एज अ वेब वर्क या फिर वेब वीकन। तो जो पेज टैग फंक्शन है ना वो किसको, उसको हम वेब वर्क या वेब वीकन भी कहते हैं। टुगेदर विजिटर इन्फॉर्मेशन, वो क्या करता है, विजिटर के इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करता है। क्लियर। हाउएवर बिकॉज इट रिलाइज ऑन कुकीज द सिस्टम कैन नॉट कलेक्ट डेटा फॉर यूजर्स हु हैव डिसेबल्ड देम। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने पहले ही कुकीज डिस्कस कर रखा है कि कुकीज क्या होता है। तो कुकीज ऐसे कस्टमर, ऐसे विजिटर्स जिन्होंने कुकीज को डिसेबल कर दिया होगा तो उनका डेटा जो है वो फिर गूगल एनालिटिक्स ट्रैक नहीं कर पाता है। तो जिन्होंने कुकीज को एक्सेप्ट किया होगा वो तो, या फिर जावास्क्रिप्ट इनेबल कर रखा होगा, वो लोग अगर डेटा जो है ट्रैक हो सकता है। लेकिन अगर आपने जावास्क्रिप्ट इनेबल नहीं किया है या फिर कुकीज़ ब्लॉक कर दिया है तो फिर उस केस में जो है आपका डेटा ट्रैक नहीं हो पाएगा। तो गूगल एनालिटिक्स वर्किंग का तरीका यही है कि यहाँ पे क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट जो होता है या फिर कुकीज़ होता है उनका यूज़ करके यूज़र का या विजिटर का डेटा जो है उनके वेब ब्राउजर में रन किया जाता है, और जो जो पेजेस विजिट करते हैं उनका पूरा डिटेल वहाँ पर ट्रैक करके जो है गूगल एनालिटिक्स में पाई चार्ट में, बार डायग्राम में डिफरेंट तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। क्लियर। अब बात कर लें गूगल वेबसाइट ऑप्टिमाइजर क्या होता है। देखिए गूगल वेबसाइट ऑप्टिमाइजर कुछ नहीं है, ये क्या है, कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके आप जो है अपने चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि सपोज करके आपने एक ऐप बनाया तो 1.0 था, फिर आपने 2.0 किया, तो 1.0 का क्या परफॉर्मेंस रहा है, 2.0 का क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसको जो है आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से सपोज करिए आपने मल्टीपल पेजेस जो है डेवलप कर रखे हैं वेबसाइट में, आपने कई सारे पेजेस डेवलप कर रखे हैं, तो आपको ये जानना है कि कौन सा पेज बेटर है, कौन सा पेज कम परफॉर्म कर रहा है, तो आप जो है गूगल वेबसाइट ऑप्टिमाइजर का यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल ऑप्टिमाइजर, ये जो गूगल वेबसाइट ऑप्टिमाइजर है इसको पुराना नाम था, अब जो है इसको क्या कहा जाता है, गूगल ऑप्टिमाइज कहा जाता है। तो ये क्या है, प्रीमियम वेब एनालिटिक्स एंड टेस्टिंग टूल है जो कि गूगल देता है। जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, उसी तरीके से गूगल ऑप्टिमाइज या फिर गूगल वेबसाइट ऑप्टिमाइजर है जो कि फ्री है और वेब एनालिटिक्स का टूल है, और जिससे जो है टेस्ट भी कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट को। तो गूगल ऑप्टिमाइज ऑफर्स A/B टेस्टिंग, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। A/B में क्या होता है कि पहले वर्जन क्या था, दूसरा वर्जन क्या है, दोनों में आप टेस्ट करते हो कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वेबसाइट टेस्टिंग एंड पर्सनलाइजेशन टूल्स फॉर स्मॉल बिजनेस टू हेल्प डिलीवर एंगेजिंग कस्टमर एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे क्या है कि कस्टमर को आप एंगेज कर सके, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सके, इसके लिए जो है स्मॉल बिजनेस गूगल ऑप्टिमाइज का यूज़ करते हैं, जिससे वो अपनी वेबसाइट को टेस्ट
टेस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लेते हैं कि क्या उनको चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस नहीं करने हैं। तो ऑप्टिमाइज अलाउज यू टू टेस्ट वेरिएंट्स ऑफ वेब पेजेस एंड सी हाउ दे परफॉर्म अगेंस्ट एन ऑब्जेक्टिव दैट यू स्पेसिफाई। यानी कि भाई हर पेज को क्रिएट करने के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। आप सपोज करिए कि आप जो है अपने वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन चेंज करें, पहले ब्लू था, अब आपने उसको जो है ग्रीन कर दिया, फिर रेड कर दिया, तो अब आपको ये जानना है कि ब्लू करने पे ज़्यादा विजिटर्स थे या फिर ग्रीन करने पे ज़्यादा विजिटर्स थे। तो गूगल ऑप्टिमाइजर जो है इसमें आपको हेल्प करता है इस चीज़ को चेक करने में। ऑप्टिमाइज मॉनिटर्स द रिजल्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट एंड टेल्स यू विच वेरिएंट इज द लीडर। यानी कि कौन सा वेरिएंट लीडर है, 1.0 ज़्यादा अच्छा था कि 2.0 ज़्यादा था, ग्रीन कलर अच्छा था कि ब्लू कलर अच्छा था, क्या चीज़ अच्छी थी, तो उसको आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है कौन, गूगल ऑप्टिमाइजर। इसी तरीके से ए बी टेस्टिंग की तरह ही मल्टीवेरिएट एक्सपेरिमेंट, तो मल्टीवेरिएट एक्सपेरिमेंट भी क्या है, गूगल ऑप्टिमाइजर ही जो है आपको अलाउ करता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि आप कंपेयर कर सकते हो परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस पेजेस। यानी कि आपके वेबसाइट में 4-5 पेजेस हैं सपोज करिए, तो 4-5 पेजेस को जो है आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से पेज का परफॉर्मेंस ज़्यादा है, किस पेज पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, किस पेज पे कंटेंट ज़्यादा देखा जा रहा है, सेशन टाइम जो है वो किस पेज पे ज़्यादा है। क्लियर। ये जो फंक्शंस हैं ये नॉर्मली आपको तभी प्रोवाइड किए जाएंगे जब आपके वेबसाइट पर 1000 विजिटर्स पर वीक आते हों। यानी आपने कोई वेबसाइट बनाई है और हर हफ्ते जो है कम से कम 1000 विजिटर्स जो है वो विजिट करें, तो मल्टीवेरिएट ऑप्शन का आपको मिल जाएगा। वहीं पे ए बी टेस्टिंग का मिलता है जब आपके वेबसाइट पर 1000 से कम लोग विजिट करते हैं किसी एक वीक में, तो आपको जो है आप ए बी टेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो गूगल एनालिटिक्स क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है वेब एनालिटिक्स का जहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं अपने वेबसाइट ट्रैफिक को कि वो कितने नंबर्स हैं, विजिटर्स हैं, कितना ड्यूरेशन वो आपके वेबसाइट पे देते हैं, कितना कौन सा पेज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंटेंट कौन सा उनको पसंद आ रहा है, कीवर्ड्स कौन सा है, कहाँ से ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, पेड सर्च है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, डायरेक्ट है। ठीक है। उसके बाद जो है गूगल वेबसाइट ऑप्टिमाइजर होता है जो कि आपको टेस्ट करने में हेल्प करता है कि जो डिफरेंट पेजेस हैं या फिर डिफरेंट वर्जन्स होते हैं आपके वेबसाइट के, उनमें कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्लियर। उस बात कर लें बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स सभी को पता ही है कि भाई पहली चीज़ तो फ्री एंड ईजी टू यूज़ है, फ्री है और इजी है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस यहाँ पे नहीं होते हैं। ट्रैक ऑनलाइन ट्रैफिक, आपका जो ऑनलाइन ट्रैफिक होता है उसको ट्रैक करता है और आपको रिपोर्ट देता है। अंडरस्टैंड यूज़र बिहेवियर, यूज़र क्या सर्च कर रहा है, उसको क्या चीज़ें चाहिए, वो किस टाइप के परफॉर्मेंस जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है आपकी वेबसाइट पे, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे बताया जाता है। उसका डेमोग्राफिक क्या है, वो कहाँ से लोकेशन से सर्च कर रहा है, कौन सा एज ग्रुप का है। डेटा रिपोर्ट एंड कस्टमाइजेशन, यहाँ पे जो वेबसाइट ऑनर्स होते हैं उनको जो है डेटा रिपोर्ट मिलता है और कस्टमाइज डेटा मिलता है। उनको जिस टाइप का डेटा देखना है, पिछले 1 महीने का डेटा देखना है, पिछले 1 साल का देखना है, या स्पेसिफिक डेट या टाइम का देखना है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। इंप्रूव ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग विथ मार्केटिंग एनालिटिक्स, आप जो है अपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। आप सपोज करें कि पेड सर्च है, पेड सर्च से ट्रैफिक बहुत कम आ रहा है तो फिर आप उसको पेड सर्च को बंद कर सकते हो, या फिर पेड सर्च से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो आप एडवर्टाइजमेंट्स पे और ज़्यादा खर्च कर सकते हो। इंप्रूव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटेंट मार्केटिंग, यहाँ पे क्या है कि आपका जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और कंटेंट मार्केटिंग भी डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि कीवर्ड्स कौन से हैं, क्या चीज़ें ढूंढा जा रहा है, वो सारी चीज़ें जब अपनी वेबसाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और कंटेंट है वो भी इंप्रूव होगा। कन्वर्जन ट्रैकिंग, यहाँ पे क्या है कि कितने लोग आपके वेबसाइट पे आते हैं और फिर वो कन्वर्जन होता है, यानी कि वो अपना टास्क कंप्लीट करके जाते हैं। पूछ रहे कि आपकी जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं और कितना परचेज करके गए हैं, किस लॉट का परचेज करके गए हैं, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ट्रैक करके आपको बताएगा। एंड फाइंड योर टारगेट ऑडियंस, यानी कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन हो सकता है, उसको कैसे कवर किया जाए, उसको कैसे अट्रैक्ट किया जाए कि वो आपकी वेबसाइट पे आए, वो आपका ट्रैफिक बने। ये बेनिफिट्स होते हैं। लिमिटेशंस की बात कर ले तो यहाँ पे पहली चीज़ है अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ पे जो भी डेटा होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, वो अप्रॉक्सीमेट होता है। क्लियर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जो गूगल एनालिटिक्स जरूरी नहीं है कि सभी डेटा को कैप्चर कर सके। यहाँ पे मिसिंग इंफॉर्मेशन भी होती है। जैसे क्या होता है कि जो लोग कुकीज़ को ब्लॉक कर देते हैं या फिर जावास्क्रिप्ट ऑफ कर देते हैं तो उनका डेटा क्या है, एनालिटिक्स कैप्चर नहीं कर पाता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, इंफॉर्मेशन मिस हो गया और इसी वजह से क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। इट में इंक्लूड रोबोट एक्टिविटी। रोबोट एक्टिविटी में इसकी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर में इतने डेवलपमेंट हो गए हैं कि आप वेबसाइट एज अ ह्यूमन चलाते हैं लेकिन रोबोट भी उस वेबसाइट को चला सकते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा जनरेट करने के लिए, कि अपने हमारे यहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके लिए जो है रोबोटिक का यूज़ करते हैं। तो इसलिए आप देखते होंगे कि कई बार कई जगह पे कैप्चा कोड मांगा जाता है। तो कैप्चा कोड इसीलिए मांगा जाता है ताकि ये वेरीफाई हो सके कि आप रोबोट तो नहीं है,
है कि यानी कि आप फर्जी विजिट तो नहीं कर रहे हैं। क्लियर, तो इसको भी एनालिटिक्स जो है इंक्लूड कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेटा कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। काउंट इंटरनल ट्रैफिक, इंटरनल ट्रैफिक कहने का मतलब कि जो वेबसाइट जो जिसकी वेबसाइट है उसके भी व्यूज़ वहाँ पे काउंट हो जाते हैं, उसके भी जो विजिट्स है वो भी काउंट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता है कि बाहर के कितने लोग हैं, अंदर के कितने लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लिमिटेशन है जिसको कहीं ना कहीं इनको रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये लिमिटेशंस हो गए। ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको अगर आप मॉनिटर करें तो आपको पता चल सकता है कि आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है फिर पुअर परफॉर्म कर रही है। इसी तरीके से वेबसाइट की बात करें तो कोई भी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर रही है फिर पुअर परफॉर्म कर रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिसको आप मॉनिटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो जो इंडिकेटर होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि कोई चीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर कोई चीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो इनके बेसिस पे आप किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट है। और किस टाइप का, मेट्रिक बेस्ड है। ए मेट्रिक यूज टू मेजर परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे मेट्रिक क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे मेजरमेंट्स किए जाते हैं जो कि क्वांटिफेबल होते हैं, यानी कि नंबर्स में मेजर किए जाते हैं और उसके बेसिस पे आप जो है किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और उसी को हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं। तो केपीआई क्या हो गया, एक क्वांटिफेबल मेजर यूज टू इवेलुएट द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय और एनीथिंग एल्स इन मीटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर परफॉर्मेंस। क्लियर, तो कोई भी चीज़ आप एम्प्लॉय है या ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई वेबसाइट है, वो अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाया है कि नहीं कर पाया है, उसको जब आप क्वांटिफेबल पॉइंट्स में मेजर करते हैं तो उसी को हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं। जैसे किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को आपको मेजर करना है तो आप उसकी रेवेन्यू ग्रोथ को देख लीजिए, रेवेन्यू पर क्लाइंट को मेजर कर लीजिए, प्रॉफिट मार्जिन को मेजर कर लीजिए, क्लाइंट रिटेंशन रेट को, या कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो इसके बेसिस पे आप जो है किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ए केपीआई इज समथिंग दैट कैन बी काउंटेड एंड कंपेयर। तो केपीआई क्या है, ये कुछ ऐसा होता है, ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, ऐसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, उनको कंपेयर भी कर सकते हो। और ये प्रोवाइड करते हैं क्या, एविडेंस ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑफ ए स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम। यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपने कोई चेंज किया था तो उस चेंज की वजह से क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है या फिर परफॉर्मेंस डिक्रीज हुई है, उसको आप मेजर करके कंपेयर कर सकते हो। तो दैट इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो वेब बेस्ड केपीआई बहुत सारे हैं, यानी कि वेबसाइट से रिलेटेड जब आपको मेजर करना हो अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। जैसे कन्वर्जन रेट, यानी कि कितने लोग आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं और उनमें से कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिया, कितने लोग आपका एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हैं, उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हो गए, आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिए। तो कन्वर्जन रेट, इसके बेसिस पे भी आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपका एडवर्टीजमेंट वो इफेक्टिव है या नहीं इफेक्टिव है, यानी कि परफॉर्मेंस उसकी कैसी है। पेज व्यूज़, यानी कि पेज के कितने व्यूज आ रहे हैं। कोई पेज ऐसा होता है जो वहाँ पे एक या दो ही व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन वहीं पे कोई ऐसा पेज होगा जिसके बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं। तो यानी कि कौन सा पेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा पेज पुअर परफॉर्म कर रहा है, आप यहाँ से पता कर सकते हैं। यूनिक विजिटर्स, कितने यूनिक विजिटर्स हैं। बाउंस रेट कितना है, यानी कि कितने 100 लोग हैं तो 100 में से कितने लोग हैं कि आपकी वेबसाइट पे कई सारे पेजेस को देख रहे हैं और 100 लोग हैं उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने पहली वेब पेज को देखा वहीं से वापस चले गए। तो बाउंस रेट कितना है, बाउंस रेट जितना कम होगा उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। कॉस्ट पर कन्वर्जन, यानी कि एक पर्सन को कन्वर्ट करने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है, यानी एडवर्टीजमेंट्स पे आप कितना खर्च कर रहे हो। ठीक है, कॉस्ट पर कन्वर्जन, यानी कि कॉस्ट पर कन्वर्जन अगर कम है तो आपकी परफॉर्मेंस क्या है, अच्छी है। डेली यूनिक विजिटर्स कितने आ रहे हैं। रेशियो ऑफ न्यू टू रिटर्निंग विजिटर्स, यानी कि पर डे अगर देखें 24 आवर्स में, तो 24 आवर्स में कितने ऐसे विजिटर्स हैं जो रिटर्निंग विजिटर्स, यानी कि जो पहले भी आ चुके हैं, वहीं पे 24 आवर में कितने नए विजिटर्स आ रहे हैं। तो इससे भी आप जो है परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। सर्च कीवर्ड एंड फ्रेजेज, यानी कि कौन कौन से सर्च हैं, कीवर्ड्स हैं या फ्रेजेज हैं जिनका यूज़ करके लोग आपकी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, इसके बेसिस पे भी जो है आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। टॉप पेजेस एंड कंटेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर, तो अलग अलग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं जिसके बेसिस पे आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्लियर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें केपीआई की, तो केपीआई क्या है, पहली चीज़ तो मैट्रिक्स है। क्लियर, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे चीज़ों को मेजर किया जाता है। केपीआई हेल्प्स इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी कि आपको केपीआई के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के थ्रू आपको पता चल सकता है कि कौन सी चीज़ है जो बेटर परफॉर्म कर रही है, कौन सी चीज़ है जो बेटर परफॉर्म नहीं कर रही है। कोई एडवर्टीजमेंट आपने लॉन्च किया तो वो जो है उसका कन्वर्जन रेट ज़्यादा है, यानी कि वो एडवर्टीजमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपने कोई नया पेज ऐड किया, वो नया पेज जो है उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे थे, यानी कि वो कहीं ना कहीं उसके पुअर परफॉर्मेंस है। केपीआई आर
मेजर्ड फ्रीक्वेंटली। केपीआई जो है यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि आप साल भर में एक बार मेजर कर रहे हो, नहीं, आप इसको जो है डेली बेसिस पे मेजर कर सकते हो, वीकली बेसिस पे मेजर कर सकते हो, यानी कि फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी आप इसको मेजर करते हो। मॉनिटर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, यानी कि ये जो केपीआई है ये नॉर्मली जो टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेवल पे होते हैं लोग, वही जो है इसको मॉनिटर करते हैं क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग्स लेने होते हैं। केपीआई इंडिकेट द एक्शन टू बी टेकन, और ये क्या है, इसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या चेंजेस करना है। अब कन्वर्जन नहीं हो रहा है, एडवर्टीजमेंट्स आप बहुत सारे दिखा दिए लेकिन कन्वर्जन एक भी नहीं हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव नहीं है, तो एडवर्टीजमेंट को आप बंद कर दिए, क्यों फालतू पैसा वेस्ट कर रहे हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट से कुछ चेंज ला के उसको दोबारा से री एडवर्टाइज कराइए। क्लियर, तो डिसीजन मेकिंग में जो है ये हेल्प करता है। बात कर ले नीड की, तो नीड आप जो है कैरेक्टरिस्टिक से ही समझ गए होंगे कि टू मेजर देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोल, यानी कि जो भी गोल था उसके अकॉर्डिंग क्या परफॉर्मेंस रही है अलग अलग चीज़ों की। टू सेपरेट द परफॉर्मर एंड नॉन परफॉर्मर, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जब आप केपीआई का यूज़ करके आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सी चीज़ है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी चीज़ है जो पुअर परफॉर्म कर रही है। अब आपने एडवर्टाइजमेंट दिया ट्विटर पे और एक एडवर्टाइजमेंट दिया फेसबुक पे, तो आपने जब इसको एनालाइज किया तो पता चला कि ट्विटर पे एडवर्टाइजमेंट देने से ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट देने से कम कन्वर्जन हो रहा है। तो आप यहाँ पे समझ गए ना कि परफॉर्मर कौन है और नॉन परफॉर्मर कौन है। अब क्या है, अब आपको पता होगा कि आपको कहाँ एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए, कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देना चाहिए। टू मेक डिसीजंस, यानी कि डिफरेंट, जब आपको पता चलेगा कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं कि किस पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और किस पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, बट और सी बात है कि जब डिसीजंस लोगे तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और सेल्स क्या होगा, फाइनली सेल्स भी आपकी इंप्रूव होगी, व्यूज़ आपके इंप्रूव होंगे, कंटेंट जो है वो ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। ठीक, तो ये नीड है। और जो अगर आप देखें तो इसकी जो यूटिलाइजेशन की बात करें, कि यूजेस की बात करें केपीआई की, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में और हर ऑर्गेनाइजेशन में केपीआई का यूज़ होता है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे मार्केटिंग, चाहे आईटी, चाहे एचआर, चाहे ऑपरेशन, हर जगह में कुछ ना कुछ ऐसे परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि जो वो डिपार्टमेंट है या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर पुअर परफॉर्म कर रही है। क्लियर।